यह मैक्स का दौर है। हर कोई मेक पायलट बन सकता है। अपनी पिछली जिंदगी में मैं सबसे पहले मेक का फाउंडर था। अब मैं 300 साल बाद एक मिलिट्री एकेडमी में फ्रेशर बनकर फिर से पैदा हुआ हूँ। इंस्ट्रक्टर पूरी क्लास के सामने उसे बुलाते हैं। तुम इस क्लास में अकेले हो जिसने एग्जाम खत्म नहीं किया है। इसे फिर से बिगाड़ा तो तुम्हें एकेडमी से बाहर निकाल दिया जाएगा। वे नहीं जानते कि मेरे पैरों के नीचे पड़ा यह कबाड़ ओरिजिन जीरो है, वही मेक जिसे मैंने 300 साल पहले अपने हाथों से बनाया था। कोई बात नहीं, आज यह डी रैंक का मलबा उन सबको घुटनों पर लाने के लिए काफी है। वह आ रहा है, वह आ रहा है। यह वही बंदा है जिसने इस डी रैंक मेक को किराए पर लेने के लिए अपनी पुरानी बॉडी की सारी सेविंग्स उड़ा दी। उसका भरोसेमंद साथी। एग्जामिनर साफ कहता है, ली फान, तुम अकेले हो जिसका टेस्ट अभी बाकी है। एकेडमी तुम्हें एक आखिरी मौका दे रही है। मेक को चालू करो, टैक्टिकल वॉक पूरी करो और अपना हथियार पकड़ो। सिस्टम क्रैश हुए बिना 30 सेकंड तक टिके रहो और तुम पास हो जाओगे। तुम्हें निकालने का फैसला बदल दिया जाएगा। बार सिर्फ 30 सेकंड की है। यह बार नीचे करना नहीं है, यह तो बार को सीधे समंदर में फेंकना है। लेकिन फिर भी वह एक आम आदमी है जो एक मेक तक नहीं खरीद सकता। तो 300 साल बाद मैक्स ऐसे दिखते हैं। चीफ एग्जामिनर का सब्र खत्म हो रहा है। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें ऊपर ले जाने के लिए किसी की जरूरत है? मैंने गहरी सांस ली। जरूरत नहीं है। और जब मैं इस मेक को करीब से देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि यह ओरिजिन जीरो है। मेरा पहला ब्लूप्रिंट जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था। वह मेक जिसे मैंने अनगिनत रातों तक जाकर हथौड़े से बनाया था। अलायंस में हर मेक की शुरुआत यहीं से हुई थी। पुराने दोस्त, लगता है जिंदगी ने तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया। भीड़ फुसफुसाने लगी। यह हमारे साल का सबसे आखिरी स्टूडेंट है। लगता है वह हार मानने वाला है। पफ, आम आदमी तो आम आदमी ही होता है। वह कोशिश भी नहीं करेगा। रुको, देखो ली फान ओरिजिन जीरो की तरफ क्यों जा रहा है। वह 300 साल पुराना मेक है। हे भगवान, क्या उसका दिमाग फिर गया है? अगले ही पल मेख लाल हो जाता है और तुरंत चालू हो जाता है। फाउंडर की कॉल मिल गई। फाउंडर अथॉरिटी का पता चला। हाईएस्ट क्लियरेंस लेवल चालू हो गया। वापस स्वागत है मेरे किंग। तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाती है। ली फान अलायंस के हर मेक का फाउंडर है। ओरिजिन जीरो उसके द्वारा बनाया गया सबसे पहला मेक था। उसके महान काम के लिए उसके पास ओरिजिन जीरो पर सबसे हाईएस्ट एक्टिवेशन अथॉरिटी है। एक बार वह अथॉरिटी ट्रिगर हो जाए तो इस लाइन में मौजूद हर मेक उसे रिस्पॉन्स देता है। 300 साल, और मैंने सोचा भी नहीं था कि आज मुझे यह फिर से सुनने को मिलेगा। ओरिजिन जीरो की आवाज बिल्कुल वैसी ही। मैं बूढ़ा हो गया हूं और ओरिजिन जीरो भी। प्रोफेसर चेन, मैंने सुना है कि आप उनसे असल में मिले थे। वो असल में कैसे थे? आपने तो उस टीम को लीड किया था जिसने उनकी बायोग्राफी लिखी थी, ली फान, एमिड द फायर्स ऑफ वॉर। क्या वो वाकई वैसे ही थे जैसे किताब में बताया गया है? सूट पहने वो आदमी ली फान के मैक्स रिपेयर करने की यादों में खो गया। धत तेरी की। वो बहुत तेज, हाजिर अजवाब, शानदार आइडिया वाले, काम में कभी न रुकने वाले, दूसरों का ख्याल रखने वाले और मजाकिया थे। और फिर भी ये सब उन्हें पूरी तरह नहीं बता सकते। तो वो सच में वैसे ही थे जैसे टेक्स्ट बुक्स में लिखा है। मुझे जो पता था कि उन फालतू अफवाहों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तभी तो वो मैक्स के फाउंडर हैं। सिवाय इसके कि असल में वो सारी अफवाहें सच हैं। मैंने वो सब खुद लिखी थी, अपना नाम छुपाकर। खैर, ओरिजिन जीरो 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। डिजाइन से लेकर बनाने तक थोड़ी बहुत गड़बड़ तो होनी है। ज्यादा मत सोचो। ली फान, अगर तुम इस एग्जाम से बचने के लिए मेक की खराबी का बहाना बनाने की सोच रहे हो तो बेहतर होगा कि तुम अभी छोड़ दो। सबका समय बर्बाद मत करो। तुमने पहले ही एक स्कॉलरशिप की सीट बर्बाद कर दी जो उन बच्चों के लिए थी जिनके माता पिता मेहनत करते हैं और उन्हें पीछे छोड़ देते हैं। उसके ऊपर एकेडमी के रिसोर्सेज बर्बाद मत करो। वो बेवकूफ, वो ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट का इंतजार तक नहीं कर रहा। क्या उसे अपनी कमर में मोच आने का डर नहीं है? ओहो, क्या तुम वाकई उसके लिए परेशान हो? बकवास मत करो। मैं बिल्कुल नहीं हूँ। जल्द ही मैं कॉकपिट में चढ़ जाता हूँ। मैं चारों तरफ एक नजर डालता हूँ। यह घिसा हुआ है लेकिन लेआउट बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने बनाया था। फिर मैं मेक को हैंगर से बाहर ले जाता हूँ। इंजन आउटपुट 20% पर है और फिर एक जंप और एक टर्न। बिल्कुल अगले ही पल मैं ओरिजिन जीरो के साथ एक क्लीन स्लाइड करता हूँ, जिसके बाद हवा में एक परफेक्ट बैकफ्लिप। अरे नहीं, कंट्रोल स्टिक जाम हो गई। किस्मत से मेरी स्किल्स ने मुझे एक क्लीन लैंडिंग में मदद की और साथ ही एक शानदार फिनिशिंग मूव भी। वू स्टाइल लीप, मार्शल वू का सिग्नेचर मूव, अलायंस की 13वीं लीजन के सेकंड जनरेशन मार्शल, और यह बस उसका सबसे शुरुआती कच्चा रूप है। पुराने दोस्त, तुम्हें इस्तेमाल किए हुए कितना वक्त हो गया? एक बेसिक मूव ने तुम्हें लगभग तोड़ ही दिया था। मेक डैमेज हो गया है। कई हिस्से काम नहीं कर रहे। वो दो लड़कियां जो यश शो देख रही थी हैरान रह गईं। मैं बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं हूं। ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने पहले न देखा हो। उसने जरूरी मूवमेंट्स पूरी कर ली। आखिरकार उसे निकाला नहीं जाएगा। मैं शांति से कॉकपिट से बाहर निकलता हूँ। चीफ एग्जामिनर बोलता है, तुमने तकनीकी रूप से जरूरतें पूरी कर ली हैं। तुम इस बार पास हो गए। पास में खड़ी एक महिला बीच में बोलती है। उसे एक ग्रेड 2 चीफ एग्जामिनर चौंक कर देखता है। वो स्टाइल लीप थी। यह टॉप मार्क्स के लायक है। वह आगे कहती है, उसे पायलट करते हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं। इतने कम समय में कितने फ्रेशमैन वो स्टाइल लीप को समझ सकते हैं? और अगर स्टूडेंट ने इसे ठीक से नहीं किया तो ये मेका के खराब होने की वजह से था, उसकी वजह से नहीं। चीफ एग्जामिनर का चेहरा गुस्से में लाल हो जाता है। उसके पास खड़ा एक आदमी बोल पड़ता है, उसे बस एक ग्रेड दे दो। उसकी ग्रिप, जंप और टर्न सब सही से किए गए थे। लेकिन भीड़ चिल्लाने लगती है, फिक्स्ड, और उस महिला का सब्र खत्म हो जाता है।
क्या मैं यहाँ एग्जामिनर हूँ या तुम लोग? क्या तुम में से कोई जानता भी है कि वो स्टाइल लीप क्या है? अगर तुमने इतनी मेहनत मेकअप पायलट करने में की होती तो मैं तुम्हें भी टॉप मार्क्स दे देती। जो कोई सहमत नहीं है वो मेरे पास आ सकता है, मैं तुम्हारा री एग्जाम ले लूंगी। यह सब देखते हुए मैं सोचने लगता हूँ, मैं भी बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स को लेक्चर दिया करता था। चीफ एग्जामिनर मेरे पास चलकर आती है, लीफान वह मेका सिर्फ दिखाने की चीज है, तुमने डैमेज और बढ़ा दिया है, तुम्हें हर्जाना देना होगा। मैं एक पल के लिए हैरान रह जाता हूँ, तुम जरूर मजाक कर रही हो, मुझे हर्जाना देना होगा? हाँ, स्कूल कोड का पहला नियम ऑरिजिन जीरो को ट्रेनिंग फील्ड पर तब चालू न करें जब तक बहुत जरूरी न हो, और किसी भी नुकसान की भरपाई पूरी तरह से करनी होगी। यह नियम खुद हेडमास्टर ने एकेडमी के पहले दिन लिखा था। सुनने में आया है यह मेका कभी ली फान का हुआ करता था। हेडमास्टर लिन ने इसे बाकी लोगों से लेने के लिए बहुत संघर्ष किया था। अब जाकर मुझे समझ आया, लानत है, यह उस छोटे मुसीबत की जड़ लिन जिंगवांग का काम है। अनऑफिशियल रिकॉर्ड कहता है कि ली फान ने वादा किया था कि युद्ध खत्म होने के बाद वह यह मेका हेडमास्टर लिन को दे देंगे। हेडमास्टर लिन ने खास तौर पर जोर दिया था कि इसे ट्रेनिंग ग्राउंड 18 पर रखा जाए। उनका कहना था कि उस जगह में बहुत एनर्जी है, लकी नंबर्स हैं जो पैसा खींचने के लिए अच्छे हैं। लेकिन मैंने हमेशा सोचा था कि वह अफवाह बकवास थी। मेका का संस्थापक पैसों के मामले में इतना अंधविश्वासी नहीं हो सकता। मैं गुस्से में अपने दांत पीसता हूँ। तो क्या लिन जिंगवांग ने मुझे फंसाया या मैंने खुद को फंसाया? मुझे उस चापलूस की बातों में कभी नहीं आना चाहिए था। उसने मुझसे कहा था कि मेरी किस्मत खराब चल रही है और यह कि मेका दान करना मेरे खजाने को फिर से भरने का एक अच्छा तरीका होगा। मेरा खजाना आखिरकार कहाँ भरा? खैर, एक टेक्नीशियन बाद में नुकसान चेक करेगा, बिल तुम्हें भेज दिया जाएगा, लेकिन मेरे पास अभी एक सिक्का भी नहीं है। तभी एक आदमी ताना मारता है, कुछ लोगों की खाल बहुत मोटी होती है, जिसका बैकग्राउंड खतरनाक रूप से गहरा है। सबको अपना एकना लंबा देखने पर मजबूर करने के बाद, और उसमें इतनी हिम्मत है कि वो सबसे पहले बाहर आ रहा है, उसे ग्रेड पर गर्व महसूस करते हुए। क्या तुम सच में? आज का टेस्ट तो सबसे आसान था, मैं तो आंखें बंद करके भी इसे क्लियर कर सकता था। सबको पता है कि तुम्हारी क्या औकात है। असली टेस्ट तो फाइनल है, टीम एग्जाम्स। जो भी तुम्हारी टीम में फंसा उसकी किस्मत खराब है। मैं बस यहाँ के हर फ्रेशर की तरफ से बोल हेरिड, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। मैं फाइनल पास करूं या न करूं इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैं उसे इग्नोर करके बस वहां से चला जाता हूं। अभी तो फाइनल में कई महीने बचे हैं। फिलहाल मुझे तो बस जल्दी से पैसे कमाने हैं। बाकी जो भी रिबन हुए हैं उन्हें सस्ते पावर्स मिले हैं। मेरे पास कुछ क्यों नहीं है? इस बॉडी का असली मालिक एक अनाथ था। ट्यूशन और रहने का खर्चा पूरी तरह सब्सिडी से आता था। मेक किराए पर लेने में सारी बचत खत्म हो गई। मेडिकल बिल अभी भी बाकी हैं और अब ऊपर से ये मुआवजा भी देना है। लेकिन 300 साल पुराने मेरे अकाउंट में अभी भी पैसे पड़े हैं। वाह, मैंने सच में जीत लिया। लॉग इन हो गया, मिल गया। मूलधन और 300 साल का ब्याज मिलाकर 4 मिलियन से ऊपर है। यहाँ तक कि क्लोइशिया, जो 300 साल पहले मेरी पुरानी टीम में सबसे अमीर थी, उसके पास भी कभी 2 मिलियन से ज्यादा नहीं थे। डोनेट करना बर्बाद नहीं था। लगता है मेरी तिजोरी फिर से भर गई है। जब मैं अमीर हूँ, मेडिकल बिल और रिपेयरिंग फीस तो छोटी मोटी बातें हैं। मैं सामान खरीद रहा हूँ, रहने की जगह और थोड़ा अच्छा खाना। मैं 5-6 लेटेस्ट मेक खरीद रहा हूँ, बस उन्हें सीखने के लिए। तभी रिपेयर बिल आता है। ऑरिजिन जीरो ट्रेनिंग ग्राउंड 18। कुल रिपेयरिंग खर्च 63,000 स्टार कॉइन्स, दायां पैर हाइड्रोलिक यूनिट 6,000 के 11, डिस्प्ले स्क्रीन 3। ये क्या बकवास है? इतनी छोटी सी मरम्मत मैं खुद 10,000 से कम में कर सकता था। रुको, हाइड्रोलिक यूनिट 6,000 का कब से हो गया? मुझे याद है वो 2,000 से कम का था। क्या लूट है? क्या डिस्प्ले स्क्रीन 5 या 600 का सेट नहीं था? क्या स्कूल मुझसे पैसे लूट रहा है या सीधे धोखाधड़ी कर रहा है? खैर, तकनीकी काम एक्सपर्ट्स पर छोड़ता हूँ। मैं अकादमी फोरम पर पूछूंगा। मैं जल्दी से अपनी समस्या पोस्ट करता हूँ, लेकिन थ्रेड बिना किसी जवाब के गायब हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? क्या यहाँ कोई पोस्ट नहीं करता? पता चला कि फोरम मरा नहीं है, बस कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। असली मालिक का यहाँ कई बार मजाक उड़ाया गया था। सब उसे जानते हैं, एक कंगाल और गरीब छात्र के रूप में। तो जब वो अब मेक पार्ट्स की कीमत पूछता है तो सबको लगता होगा कि वो बस फालतू की बातें कर रहा है। ठीक है, मैं खुद संभाल लूंगा। सीधे स्टारनेट मार्केटप्लेस पर ऑरिजिन जीरो हाइड्रोलिक यूनिट, रुको 6200 के 11, डिस्प्ले 3500, इंजन मेंटेनेंस किट 18,000। 300 साल पहले वो हाइड्रोलिक यूनिट 1,800 का था, अब ये 6,200 है। डिस्प्ले स्क्रीन 500 की थी, अब ये 30,500 है। कीमतें इतनी तेजी से बढ़ी हैं, 300 सालों की महंगाई। इसीलिए मेरे 4 मिलियन में से हिसाब लगा रहा हूँ। रिपेयर बिल के बाद मेरे पास 1,70,000 बचे हैं। सुनने में बहुत लग रहा है, लेकिन अगर मुझे पढ़ाई के लिए नया मेका खरीदना हो तो मैं सबसे सस्ता भी रैंक मॉडल भी नहीं खरीद सकता। 300 साल पहले इतने पैसों में टॉप लेवल के 2 मेका आ जाते थे। अब तो ये छोटे मोटे खर्च भी नहीं निकलेंगे। मैं 10 मिनट में ही रईस से वापस कंगाल हो गया। अगर पता होता तो मैं इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। ठीक है, बजट का ध्यान रखना होगा और देखना होगा कि कोई काम मिल जाए। पहले जिंदा रहना है, बाकी सब बाद में। क्या मैं वाकई 21 साल की उम्र में फैक्ट्री लाइन पर काम करूंगा? धत तेरी, 300 साल बाद की जिंदगी इतनी खराब क्यों है? मैंने एक ब्रोकर को ढूंढा। मैं एक स्टूडेंट हूं, मुझे 1 मिलियन दो। वाह, सीधे आधी कीमत कर दी। यह तो एकदम प्रो मूव है। डील पक्की। उसने बस ऐसे ही हाँ कह दिया। धत तेरी की, मैंने और कम क्यों नहीं करवाया?
मेका को अपग्रेड करने में कम से कम 2 मिलियन लगते हैं, प्लस बॉडी एनहांसमेंट सीरम खरीदना। अपनी पिछली जिंदगी को याद करूं तो मैं एक वॉर गॉड था। अगर मेरा गजब का टैलेंट और रिसर्च ना होती तो मैं कभी भी अपनी लड़ने की ताकत बर्बाद नहीं होने देता। मैं जल्दी से उस चालाक डीलर को ढूंढता हूँ। मैं स्क्रैप किंग हूँ, सामान बेचने वाला। तुम मुझे ट्रेवर जुआंग कह सकते हो। आओ अंदर आ जाओ। इस जगह का वाइब काफी हाईटेक है। बेशक अंदर का नजारा और भी शानदार है। बच्चे, तुम्हारी पसंद अच्छी है। एलिवेटर के दरवाजे खुलते हैं और चिल्लाने की आवाजें बाहर तक सुनाई देती हैं। मैंने कल कहा था कि मेरे मेका को मत छूना, और अब देखो शील्ड खराब हो गई है। अब मैं किसके साथ मैच खेलूंगा? तुम्हारा मेका रास्ते में था। किसने सोचा था कि एक टक्कर से ये टूट जाएगा? यह बहस करने का वक्त नहीं है। बस मास्टर फैंग को इसे ठीक करने के लिए बुला लो। क्या मजाक कर रहे हो? मास्टर फैंग बाहर गए हुए हैं और मैच 1 घंटे में शुरू होने वाला है। अगर मैं अभी किसी मैकेनिक को बुला भी लूं तो 1 घंटे में इसे ठीक करना मुमकिन नहीं है। ट्रेवर मामले को शांत करने के लिए बीच में आता है। माफ करना। यह हमारे क्लब की कैप्टन है, अलायंस की टॉप एकेडमी की ग्रेजुएट। कैप्टन, क्या आप किसी और मेका पर स्विच नहीं कर सकती? स्विच किस पर करूं? यह भी रैंक ही इकलौता मेका है जो मेरे पास है। ट्रेवर का जोश तुरंत ठंडा पड़ जाता है। प्लान तो यह था कि अगर मैं मैच में जीत जाती तो हम अपने क्लब के मेका को अपग्रेड करने के लिए मास्टर को हायर करते। हमारी लड़ने की ताकत कम से कम 20% बढ़ जाती। उनके बगल में खड़ी लड़की अपना सिर झुका लेती है, पछतावे से भरी हुई। मास्टर के अलावा कोई भी बाहर की तकनीक भरोसेमंद नहीं है कैप्टन। क्यों न मुझे मैच में जाने का मौका दें? वे खास तौर पर मुझे चाहते हैं। क्या कोई और रास्ता नहीं है? मास्टर की अपग्रेड फीस के लिए पैसे जुटाने के चक्कर में मैंने अपना ओरिजिन 0 सिर्फ 10 लाख में बेच दिया। मास्टर फैंग ही ऐसे हैं जो मेरे मेका को वाकई समझते हैं, लेकिन अगर वो यहाँ होते भी तो सिर्फ खराबी ढूंढने में ही आधा दिन लग जाता। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैं ऑर्गेनाइजर से कहकर अपना नाम वापस ले लूंगा। मैं बोल पड़ता हूँ। क्या तुमने मेका के एनर्जी सिस्टम को चेक किया है? वह अलायंस का है, एकेडमी का स्टूडेंट भी। हाँ, वो मेरा मेका खरीदने आया है। तुमने हमारी बातचीत सुन ली। सॉरी, मैंने बेचने का इरादा बदल लिया है। इसके बजाय मुझे तुम्हें कुछ पैसे कमाने में मदद करने दो ताकि यह ट्रिप बेकार ना जाए। यह बिल्ड काफी आसान है। असल में ओरिजिन 0 जैसा ही डिजाइन है। मैं इस मेका को ठीक कर सकता हूँ। मुझे एनर्जी कोर खोलकर देखना होगा। कैप्टन हिचकिचाता है। ट्रेवर बात काटता है। आगे बढ़ो। अगर यह टूट गया तो जिम्मेदारी मेरी। मेरी नजरें टिकी हैं। ठीक है, मैं भी भात बटाऊंगा। मैं जल्दी से एनर्जी को ढूंढता हूँ और उसे खोल देता हूँ। वाह, उसके हाथ मास्टर फैंग से भी ज्यादा तेज और सटीक हैं। बाकी दोनों मेरे काम को देखते हैं। यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि यह कितना स्मूथ है। उसे कैसे पता? थंडर गॉड का हथौड़ा इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है। खैर, जाहिर है क्योंकि इसे मैंने ही बनाया है। वही कोर डिजाइन 300 साल बाद भी इस्तेमाल में है। मुश्किल से ही कुछ बदला है। हाँ, बिल्कुल यहीं पर खराबी है। अब मुझे हर पार्ट की जांच करनी होगी। इसमें करीब 3 घंटे लगेंगे। मैं इसके बजाय स्पिरिट पावर से इस सेक्शन को स्कैन करूंगा। यह आधे घंटे में हो जाएगा। मैं मेका कॉम्बैट में मेजर कर रहा हूँ। हालांकि स्पिरिट पावर कोई जरूरी कोर्स नहीं है। मेरे फोन में स्पिरिट पावर का ट्यूटोरियल है। देखते हैं तुम कितना सीख पाते हो। फोन 10 मिनट में ट्यूटोरियल चलाना शुरू करता है। लीफ फान तुम्हें स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करना सिखाते हैं। रुको, उसके दौर में स्पिरिट पावर कैसे हो सकती थी? क्या यह ट्यूटोरियल असली है? जैसा कि अफवाहें कहती हैं कि यह नहीं था, और मुझे इसके लिए कभी रॉयल्टी भी नहीं मिली। धत इसके लिए बहुत जल्दी मर गया। ठीक है, मैं इसे सीखूंगा। स्पिरिट पावर से स्कैन करते हुए मैं जल्दी से खराबी को ठीक कर देता हूँ। पहले ही ठीक हो गया। मुझे भागना होगा। मेरे पास समय कम है। मेरे बड़ी का ख्याल रखना। चूंकि तुमने अभी मेरा बहुत बड़ा एहसान किया है, मैं तुम्हें मेका बेच दूंगा। सच कहूं तो यह मेरे कलेक्शन का एक हिस्सा है। अगर मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं इसे कभी नहीं जाने देता। समझ गया, समझ गया। मैं कॉकपिट में बैठने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं मेका को कमरे के चारों ओर एक स्मूथ चक्कर के लिए ले जाता हूँ। एक स्पिन, एक लंबी छलांग, एक ग्राउंड बाउंस। मेका बिल्कुल ठीक है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी पायलटिंग स्किल्स इतनी अच्छी होंगी। तुम बिल्कुल भी फ्रेशमैन की तरह नहीं लड़ते, और तुम इसके बारे में बहुत ही लोकी रहते हो को। मैंने स्कूल में तुम्हारे बारे में कभी क्यों नहीं सुना? मैं खुद पर हंसता हूँ। मैं सच में अब काफी मशहूर हो गया हूँ। उम्मीद है कि इसे एक तारीफ की तरह कहा गया होगा। मैं घर पर हूँ, बोर हो रहा हूँ और अपना फोन स्क्रॉल कर रहा हूँ। देखते हैं कि मेरे अजीब क्लासमेट्स क्या कर रहे हैं। आज मुझे किस तरह की बकवास देखने को मिलेगी। रुको, यह नाटक बहुत ही घटिया था। सब लोग इसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं सीधे कमेंट सेक्शन में कूद पड़ा। यार, मान भी जाओ, तुम्हारा मेका सिर्फ इसलिए पास हुआ क्योंकि इंस्ट्रक्टर ने तुम पर थोड़ी दया दिखाई और तुम में दूसरों को चैलेंज करने की हिम्मत आ गई है। वह लड़का अपना आपा खो बैठा और मुझे गालियां देने लगा। मैंने उसे बस ब्लॉक कर दिया। लगता है उसे अपनी असली स्किल्स पर काम करने की वाकई जरूरत है। 2 महीने की डिजाइनिंग और सिमुलेशन के बाद ओरिजिन 0 का अपग्रेड ब्लूप्रिंट आखिरकार तैयार हो गया है, और जो नए पार्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे वे सभी आ गए हैं। ट्रेवर चिढ़ाते हुए कहता है, तुमने इसे इतने सारे टुकड़ों में तोड़ दिया। क्या तुम शुरू से एक नया मेका बनाने की सोच रहे हो?
मास्टर फांग बीच में बोलते हैं, तुम मेरे देखे हुए सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट हो, लेकिन डी रैंक मेक की अपनी एक लिमिट होती है। कुछ पार्ट्स बदलने से कोई डी रैंक मेका कभी ऐसा नहीं बनेगा जो ए रैंक को हरा सके। इधर आओ, मेरी थोड़ी मदद करो। मेरे मेका से कंट्रोल कंसोल बाहर निकालो, बस ऊपर का हिस्सा हटाओ, बेस को अपनी जगह पर रहने दो। मैंने कंसोल का सिर्फ आधा हिस्सा ही कस्टम बनवाया था। तुम्हें बनाने वाले ने डांट कैसे नहीं पिलाई, तुम्हें कैसे पता? मैं 20 ज्यादा दुकानों पर गया, 20 से ज्यादा बार चिल्लाया गया, और आखिरकार इमोशनल कार्ड खेलकर मैंने एक को मना ही लिया। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक कंगाल कॉलेज स्टूडेंट हूं, और वे आखिरकार मान गए। मास्टर फांग आह भरते हैं, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बेस बाहर निकाल देता हूं, तुम आगे बढ़ो और मेका असेंबल करना शुरू करो। नहीं, मैं यह हिस्सा खुद संभाल लूंगा। मुझे पुराने वाले को सुरक्षित बाहर निकालना है। मैं बाद में इसे यूज्ड के तौर पर लिस्ट करूंगा। मैं सच में बहुत कंजूस इंसान हूं। बच्चे, इन बटनों पर एक भी लेबल नहीं है। तुम इसे आखिर चलाओगे कैसे? मैक्रोज से। मैंने इसमें माउस मैक्रोज डाले हैं। ये काफी हद तक एक पायलट की हरकतों की नकल करते हैं। कंसोल में फिक्स की बाइंडिंग्स का इस्तेमाल नहीं होता। मैं इसे अपनी आदतों के हिसाब से सेट करूंगा। मुश्किल कॉम्बोज को एक बटन में बदल देना। धत, यह तो कमाल है। लगता है आदतें वाकई तोड़ने के लिए ही बनी होती हैं। रुको, क्या यह मेरे पिछले जन्म का कहा हुआ डायलॉग नहीं था? ट्रेवर, तुमने यह लाइन कहाँ सुनी? यह अनौपचारिक रिकॉर्ड्स में है। यह महान सेज ली फैन के मशहूर डायलॉग्स में से एक था। उफ, एलायंस के लोगों को नाम रखने की बेहतर आदत डालने की जरूरत है। मैं पहले से ही 3 या 4 और लोगों को जानता हूं जिनका नाम ली फैन है। बस थोड़ा इंतजार करो। एक बार जब मैं स्पिरिट पावर मेका का आविष्कार कर लूंगा तो इतिहास में 2 ली फैन होंगे। तो यह तुम्हारे क्लब का मैकेनिक है। एक महिला अंदर आती है। एक स्पिरिट पावर मेका, सच में? तुम्हें नहीं पता, 100 साल से भी पहले मास्टर शू पहले ही स्पिरिट पावर मेका को सिर्फ एक धोखा बताकर बेनकाब कर चुके हैं। कैप्टन जल्दी से महिला को मेरे बारे में बताता है। महिला हल्की सी मुस्कान देती है। तो तुम मेका पायलटिंग मेजर के स्टूडेंट हो। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम अभी भी स्पिरिट पावर मैक्स के पीछे पड़ी हो। मास्टर फैंग और ट्रेवर दौड़ते हुए आते हैं। आप मास्टर हान हैं। कितनी खुशी की बात है। बहुत ही अच्छा लगा। स्वागत है, स्वागत है। उनके लिए वह एक एस रैंक मास्टर जो हैं। मास्टर फैंग के लिए उनकी एक छोटी सी सलाह भी सालों की पढ़ाई के बराबर होगी। वह सीधे मेरे ब्लूप्रिंट की तरफ इशारा करती हैं, जिसका बैकग्राउंड खतरनाक रूप से गहरा है। यह अपग्रेड बेकार है। स्टैंडर्ड कंट्रोल मॉडल को पूरी तरह बदलने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम वैसे भी ए रैंक स्पैक्स में अपग्रेड कर ही रही हो तो सीधे एक असली ए रैंक में क्यों नहीं खरीद लेती? ऑरिजिन जीरो मिस, यह उतनी भी खराब नहीं है जितनी तुम्हें लग रही है। इसमें किसी डी रैंक फिजिकल स्टेट्स वाले व्यक्ति को भी ए रैंक मेक चलाने की ताकत देने की क्षमता है। मैं अपनी मुट्ठियां भींच लेता हूं। हान वही हंसती है। तो यह ब्लूप्रिंट तुम्हारी कारीगरी है। कोई हैरानी नहीं कि तुम स्पिरिट पावर मेक जैसी बकवास बात कर रहे हो। तुमने अभी मेरे पूरे डिजाइन को देखा भी नहीं है और अभी से इसे नामुमकिन कह रही हो। फैसला सुनाने में बहुत जल्दी कर रही हो। इंतजार करो जब तक मैं अपग्रेड पूरा ना कर लूं, फिर देखना कि क्या ये तुम्हारे स्टैंडर्ड्स पर खरा उतरता है। हान वही अपनी भौहें चढ़ाती है। दिलचस्प। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। थोड़ा सा टैलेंट क्या मिल गया, ये तो हवा में उड़ रहा है। इसे तो यह भी चिंता नहीं कि इस चक्कर में खुद को बर्बाद कर लेगा। खैर, बहुत हो गई बातें, चलो काम पर लगते हैं। मुझे वो मेक दिखाओ जिसे तुम अपग्रेड करना चाहते हो। मास्टर फैंग मदद करने के लिए बेताब। मास्टर, क्या मैं आपका असिस्टेंट बन सकता हूँ? तो तुम तीनों वो हो जिन्हें अपग्रेड चाहिए। वह जो सामने बच्चा खड़ा है उसका क्या? शुक्रिया, पर मुझे जरूरत नहीं। मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ। आप रिजल्ट का इंतजार कर सकते हैं। मास्टर, मैं जल्दी से कोर पार्ट्स को बदल लेता हूँ और फिर रिस्पॉन्सिवनेस और पार्ट कंपैटिबिलिटी टेस्ट करने लगता हूँ। क्या मास्टर फैंग ने बताया कि वह कब फ्री होंगे? जल्दी ही। ली फैन, जाओ और पहले मेक को असेंबल करना पूरा करो। ठीक है, मैंने इसे कई बार खोलकर वापस जोड़ा है। अच्छी बात है कि सिस्टम में पहले से ही स्पेक्स सेव हैं। बस इसे ऑन करो और चलो। बस थोड़ा पैंट बदलने से ओरिजिन जीरो एक बिल्कुल नई मशीन जैसी लग रही है। तुम्हें ये ख्याल कैसे आया? मैं हंसता हूं क्योंकि मैं सिर्फ आधे डिब्बे पेंट का ही खर्चा उठा सकता था। मास्टर फैंग की आवाज आती है। ली फैन, मास्टर हान फ्री हैं। वह तुम्हारे मेक को देखने आना चाहती हैं। जब मुझे मैसेज मिला मैं पहले से ही मास्टर हान के साथ था। उन्होंने सुना कि तुम्हारा मेक तैयार हो गया है तो वह उसे देखना चाहती थी। हान वही मेरे मेक को ध्यान से देखती है। तुम इस अपग्रेड पर काफी समय से लगे हुए थे। आखिरकार पूरा हो गया है ना? अगर आप देखना चाहें तो देख सकती हैं। लेकिन हान वही बस इसे हल्के से थपथ पाती है। एक छात्र के लिए जो मेक इंजीनियरिंग का मेजर भी नहीं है, अपने दम पर ऐसा अपग्रेड करना वाकई कमाल है। मैं सीधे जवाब देता हूं, यह ठीक ठाक है। वैसे ओलिवर मुझे बताता है कि तुम्हारी फिजिकल स्टेट्स बहुत अच्छी नहीं हैं। तुम्हें सोलो पायलट बने रहने की जिद करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मिक्स बनाने का टैलेंट साफ दिखता है। तुम्हें अपना मेजर बदल लेना चाहिए। मैं थोड़ा चिढ़ा हुआ हूँ। मैंने इसे पहले ही बना लिया था, है ना? ओलिवर ने कहा था कि तुम इसे लगातार तोड़ रहे थे और फिर से बना रहे थे। क्या वह इसलिए नहीं था क्योंकि डिजाइन में कमी थी? तुम वापस ओरिजिन जीरो पर आ गए। मास्टर फैंग ने अपना सिर खुजलाया। असल में अब यह ओरिजिन जीरो नहीं रहा। ली फैन का अपग्रेड बहुत कमाल का रहा। आधा घंटा और 2, यह पूरी तरह असेंबल हो जाएगा। तुम सब जल्द ही तैयार रिजल्ट देखोगे। कुछ ही देर में मेरा मेक पूरी तरह बदल गया है। ये बहुत कम समय था और बदलाव बहुत बड़ा है। चलो इसे आजमा कर देखो। अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मास्टर हान से पूछ लेना जब तक वह यहाँ हैं। उनकी राय लेने का अच्छा मौका है।
ट्रेव, अपना वो ए रैंक मेक बाहर लाओ, चलो मुकाबला करते हैं। ट्रेवर भड़क गया। मुझे ट्रेव मत कहो, ये बिग ट्रेव है। क्या तुम पक्का यह चाहते हो? चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह नहीं हराऊंगा। मैं इसके लिए ए रैंक पर भी स्विच कर लूंगा। लेकिन ध्यान से सुनो, जब मैं तुम्हें इस बार हराऊंगा तो तुम मुझे बिग ट्रेव बुलाओगे। कोई बहस नहीं, डील। जब तक यह ए रैंक या उससे नीचे का है, जो भी मुझे हरा पाएगा वह मेरा डैडी बनेगा। माया यह सुनकर एक्साइटेड हो गई। मुझे भी शामिल करो, चलो इस मेक की ताकत चेक करते हैं। शांत हो जाओ मास्टर, सब ठीक हो जाएगा। सिस्टम इनिशियलाइज हो रहा है। फाउंडर अथॉरिटी मिल गई। कृपया इस मेक सीरीज का नाम रखें। इसे इमोर्टल डॉन कहते हैं। अंधेरे को चीरता हुआ एक अमर रोशनी जो सुबह तक पहुंचती है। नाम के लिए शुक्रिया इमोर्टल डॉन। की सेवा में ली फैन। यह मत कहना कि यह चालू भी नहीं होगा। शांत रहो, यह लगभग तैयार है। ए रैंक और डी रैंक मेक आमने सामने है। लड़ाई शुरू होने वाली है। ट्रेव दोस्त, चलो तुम्हें दिखाता हूं कि इमॉर्टल डॉन क्या कर सकता है। संभल के बच्चे, यह बहुत बड़ा है। ट्रेव, सम्मान के तौर पर पहला मुंह मैं तुम्हें देता हूं। चलो पहले तुम। मुझे कोई एतराज नहीं। मैंने सीधे उस पर एक कैनन शॉट दागा। ट्रेवर तो लगभग डर के मारे उछल पड़ा। रुको रुको, भारी हथियार नहीं। तुमसे किसने कहा कि एक मेक पर 6 लेजर बैरल लगाओ? नहीं, तुम गलत हो। यह 18 है। क्या तुम पागल हो? किसके मेक में 18 लेजर होते हैं? ट्रेवर घबरा गया और सीधे मेरी तरफ बढ़ा ताकि दूरी कम करने के लिए एक शॉट झेल ले। इतनी जल्दी नहीं, मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ। इसके साथ ही मैंने एक और लेजर ब्लास्ट किया। रुको रुको, मैं रिपेयर का खर्चा नहीं उठा सकता। मैं चालाकी से मुस्कुराया। माफ करना, मुझे सुनाई नहीं दिया कि तुम्हें मुझे क्या बुलाना है, वरना मेरा अगला शॉट सीधा तुम पर लगेगा। ट्रेवर पूरी तरह मान गया। ठीक है, तुम मेरे बड़े भाई हो। वह डर के मारे कॉकपिट से बाहर गिर गया। ट्रेवर, तुम्हें डराना बहुत आसान है। रुको, क्या हमें मेक को टेस्ट नहीं करना था? ये तो मुश्किल से हिला। ये क्या साबित करेगा? कमेंट्री करना बंद करो। अगर तुम इतनी ही बहादुर हो तो तुम कोशिश कर लो। माया, मैंने पहले ही कह दिया था, जो मुझे हराएगा वही मेरा डैडी बनेगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। ली फैन, मैं इस मैक की असली ताकत बाहर निकाल कर रहूंगा। मुझे थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ ही माया का मैक तेजी से फील्ड पर स्लाइड कर गया। इतनी स्पीड वाला भारी मैक काफी अच्छा अपग्रेड है। माया का हमला बहुत तेज है। इमॉर्टल डॉन ने अपना सीधा हाथ उठाया। 3 शॉट सीधे एनर्जी कोर पर। धत तेरी, यह दबाव तो बहुत ज्यादा है। माया के कुछ समझ पाने से पहले ही उसके मैक का सीधा हाथ सीधे निशाने पर लगा। ट्रेवर ने अपनी जांग पर जोर से मारा। अब समझे, अब तुम्हें पता लगा कि मैं किस तरह के दबाव में था। यह मेरी कोई कमजोरी नहीं थी। मैं अजीब तरह से हंसा। मेरा हिट रेट 90% से नीचे गिर गया है। हर चूका हुआ शॉट मतलब पैसों की बर्बादी। मेरी नजरें तेज हो गईं। ठीक है, हर कोई मेरे करीब आना चाहता है ना? तो फिर आ जाओ। मैं अपनी जगह मजबूती से खड़ा रहा। माया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें नॉकआउट करने में मुझे कितने सेकंड्स लगेंगे? ली फैन, लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना होगा इससे पहले कि तुम मुझे ठीक से माया बुलाना सीखो। ट्रेवर तो मानो खुशी से उछल रहा था। उस पर हमला करो माया। ली फैन को धूल चटा दो। ली फैन, मुझे तुम्हें दिखाने दो कि मैं असल में कितनी ताकतवर हूं। और ये कहते ही उसने सीधे मुझ पर हमला कर दिया। फिर आगे जो हुआ उसे देखकर वह जम गई। ये कैसे हो सकता है? क्या ये एक हैवी मैक नहीं है? यह इतनी तेजी से कैसे मूव कर सकता है? मैक के लिए कोई फिक्स्ड नियम नहीं होते। जब तक ये काम करता है, मेरा इमॉर्टल डॉन एक लाइट मैक भी हो सकता है या फिर एक हैवी वाला। हैनवे ने अपनी भौहें सिकोड़ी। डैम्पिंग सिस्टम के अलावा क्या तुमने इसमें कोई और डिजाइन भी डाला है? माया हार मानने वाली नहीं थी। कोई बात नहीं, भले ही यह हैवी मैक न हो, तुम्हारी स्टेमिना ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी। मैं फालतू बातों में वक्त बर्बाद नहीं करता, बस सीधे प्रहार को झेलो। मेरी हरकतें तेज बनी रहीं और मैंने माया पर अपना दबाव बनाए रखा, पूरी तरह से शांत और कंट्रोल्ड। माया अब और शांत नहीं रह सकती थी। हम दोनों में से असल में डी रैंक मैक कौन है? वो डी रैंक स्टेट्स? मैं यह सुनकर धीरे से हंस दिया। इमॉर्टल डॉन 5 की कॉम्बो एक्टिवेट करो, वो स्टाइल लीप स्लाइडिंग वेरिएंट। माया, शुरुआत के लिए यह एक छोटा सा एपेटाइजर है। मैंने अपनी ब्लेड्स निकाली, आगे की तरफ स्लाइड किया और एक सटीक प्रहार किया। फिर अगला हिट सीधे उसके बीच के हिस्से पर लगा और माया धीरे धीरे पीछे जाने लगी। इसका रिपेयर बिल तो 1 लाख स्टार कॉइन्स से ऊपर का होगा। मैंने खुद अब तक वो स्टाइल लीप में महारत हासिल नहीं की है और तुम इसे अभी कर रहे हो, अभी भी मुझसे लड़ रहे हो। रुको, मैं वहां थोड़ी जल्दबाजी कर गया हमला करते हुए। मुझे अपने पीछे हटने की प्लानिंग भी करनी चाहिए थी। लेग थ्रस्टर्स में अभी भी हीट सिंक अपग्रेड की जरूरत है। डैम्पिंग सिस्टम ठीक है, स्मूथ चल रहा है। मेरे मैनुअल कंट्रोल्स अभी भी पूरी तरह से पॉलिश नहीं हुए हैं। पावर सिस्टम थोड़ा कमजोर है। थ्रस्टर्स ने बहुत ज्यादा एनर्जी जला दी। स्टैंड्स के ऊपर हानवेई पूरी तरह हैरान है। अब मैं समझ गया, यह तो चूहे का बिल्ली के साथ खेलना है, बिल्कुल कार्टून जैसा। बस हो गया, माया हारने वाली है। माया, यह मौका है ड्रा बोलने का और अपना नुकसान कम कर लो। बिल्कुल नहीं, मैं अभी भी लड़ सकती हूँ। छी छी, तुम्हें सच में नहीं पता कि कब रुकना है। तो फिर मैं तुम्हें सीधे नॉकआउट कर दूंगा। मेरा मेक एक स्ट्राइक चार्ज करता है और माया तुरंत हवा में उड़ गई। वापस लड़ने का कोई मौका नहीं। ट्रेवर का मुंह खुला का खुला रह गया। धत, यह तो कमाल था। ठीक है ली फैन, मैं हार गया। मेरा मेक और मेरे स्टेट्स बिल्कुल भी खराब नहीं है। यह कैसे हुआ? उफ, ओरिजिन 0 के थ्रस्टर्स पुराने हो चुके हैं। पक्का अपग्रेड की जरूरत है। क्या तुम्हारा यह मेक भी ऐसा ही है?
वैसे हैवी क्लास या लाइट क्लास, जहां तक मेरा सवाल है, मेक किसी एक कैटेगरी का नहीं होता। मेरा मेक सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा है। तुम्हारे पास सच में मेक इंजीनियरिंग के लिए गजब का टैलेंट है। इंजीनियरिंग, लेकिन डी रैंक फिजिकल स्टेट्स के साथ तुम वहां इतनी देर तक कैसे टिके रहे? माया भी अपने कॉकपिट से बाहर निकलती है। हाँ, तुम्हारे मेक की स्पीड लगभग मेरी जितनी है। तुम मुझसे बेहतर हालत में अभी कैसे हो? क्या मैंने बताया नहीं कि मेरे मेक में एक रिएक्टिव डैम्पिंग सिस्टम लगा है? यह मेरे लिए ज्यादातर फिजिकल दबाव को कम कर देता है। और तभी मुझे एक ख्याल आया, रुको, मैं उस सारी ताकत को बर्बाद क्यों कर रहा हूँ? मैं उसे एनर्जी में बदल सकता हूँ। क्या यह पावर सप्लाई में वापस जा सकती है? माया चिढ़कर राह भरती है। देखो, तुम्हें फिर से अपने ही ख्यालों में खो गए। कोई नहीं समझ सकता कि तुम क्या सोच रहे हो। एक पल हम बात कर रहे होते हैं, अगले ही पल तुम अपने फोन में घुस जाते हो। ट्रेवर सिर हिलाता है। हाँ, एक जीनियस और हम आम इंसानों के बीच का फर्क वाकई असली है। मेरे पास उनके लिए समय नहीं है। मैं पहले ही अपने फोन में डेटा देख रहा हूँ। हान वही उत्सुक दिखता है। क्या तुम उस डैम्पिंग सिस्टम के बारे में कुछ जानते हो? मैं उसके पीछे की बेसिक जानकारी के बारे में थोड़ा जानता हूँ। ली फैन कहता है कि डैम्पिंग सिस्टम का मुख्य काम पायलट के शरीर पर फिजिकल दबाव को कम करना है, जिससे कम स्टेट्स वाला व्यक्ति भी बहुत हाई रैंक के मेक को चला सके। ट्रेवर की आंखें ये सुनते ही चमक उठती हैं। वह मेरी तरफ देखता है, मानो मिन्नत कर रहा हो। ली फैन, क्या तुम मेरे मेक के लिए भी एक डैम्पिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हो? क्या मास्टर हान ने तुम्हारा मेक अपग्रेड नहीं किया? हान वे यह सुनकर थोड़ा चुप सा हो जाता है। सच कहूं तो वह पूरी तरह अपग्रेड नहीं हुआ था। मुझे लगता है कि सुधार की अभी भी काफी गुंजाइश है। अपने खुद के मेक पर तुम्हारा काम सच में बहुत अच्छा है। मास्टर फेंग मुंह खोले यह सब देख रहे हैं। ट्रेवर जिद करता रहता है। ली फैन, मेरे स्टेट्स केवल रैंक हैं, लेकिन मैंने मास्टर हान से अपने मेक को एस रैंक तक अपग्रेड करवाया है। अगर मैं डैम्पिंग सिस्टम जोड़ूं तो क्या मैं अपने लेवल से ऊपर का मेक चला पाऊंगा? मैं थोड़ा बेबस होकर कंधे उचकाता हूँ। शायद नहीं, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे दे सकता हूँ। हान वेई भी परेशान हो जाता है। क्या यह इसलिए है कि मैंने पहले तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव किया था? नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एस रैंक मैक्स को पूरी तरह नहीं समझता। किसी रिसर्च लैब से जुड़कर ही मैं एस रैंक से ऊपर की जानकारी हासिल कर सकता हूँ। मैं अभी को डेटा हाथ में नहीं ले सकता। यह डैम्पिंग सिस्टम केवल एस रैंक से नीचे ही काम करता है। मास्टर फैंग ने बात बीच में काटी। ली फैन काफी समय से मुझसे एस रैंक और उससे ऊपर की जानकारी मांग रहा है, लेकिन मैं खुद भी इसे एक्सेस नहीं कर सकता। हान वेई ने माथे पर बल डाला। मैंने पहले भी कहा है, मेच इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का टैलेंट डेवलपमेंट सिस्टम सुधारने की जरूरत है। कुछ मुफ्तखोरों के साथ काम करने में फंसा हुआ हूँ। भला कोई ढंग का मेच कैसे बना पाएगा? उसके बाद मैं इमॉर्टल डॉन को मजबूत करता रहता हूँ। ट्रेवर एक तरफ खड़ा होकर लगातार करा रहा है। कैप्टन, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। ली फैन ने अभी मेरे मैच को अपग्रेड किया है। ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर मैच हार जाता। सिर्फ अपग्रेड फीस बचाने की कोशिश थी। क्या हम ट्रेनिंग शेड्यूल को फिर से नहीं बदल सकते? कैप्टन ने इग्नोर कर दिया। चुपचाप अपने टैबलेट पर टाइप कर रही हैं। अंडरवेट होकर 40 लैप्स मारना पहले से ही बहुत मुश्किल है और अब तुम 10 और जोड़ रही हो, तो ली फैन से अपना मैच भी अपग्रेड करवा लो। किंग कप सिंगल्स में अच्छी रैंकिंग लाओ तो तुम्हें एक्स्ट्रा लैप्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हारे ए रैंक मैच को अपग्रेड कर सकती हूँ। सिर्फ 30 लाख स्टार कॉइंस। मैं 1000 और कम कर दूंगी। यहाँ से जाओ। मैं पहले ही लगभग कंगाल हो चुका हूँ। मैंने अभी कैप्टन से 3 लाख उधार लिए हैं, तो बेहतर होगा कि तुम जल्दी पैसे कमाओ और मुझे वापस चुकाओ। खूब मेहनत करो। किंग कप में जगह बनाने पर इनामी राशि मिलती है। ली फैन, कल मैं तुम्हारा मैच नहीं देख पाई। तुम्हारे लिए नया ट्रेनिंग प्लान बनाने के लिए काफी डेटा नहीं है। कैप्टन, मुझे लगता है कि तुम्हारा मौजूदा प्लान पहले से ही बेहतरीन है। आज रात का किंग कप। मैं 3 मैच जीतने की स्ट्रीक पक्की कर रहा हूँ। तुम एक रूकी हो, ये सच है, लेकिन एक जीत पर 500 स्टार कॉइन्स मिलते हैं, 3 जीत पर 1500, और अगर मैच लोगों का ध्यान खींचे, अगर तुम्हारा फाइटिंग स्टाइल अलग दिखे, तो तुम्हारे बहुत सारे फैंस बनेंगे। ज्यादा फैंस, ज्यादा फायदे, मर्चेंडाइज की बिक्री, कॉर्पोरेट मीटिंग्स, एक्सपीडिशन कॉन्ट्रैक्ट्स और दुर्लभ मैच चीजों तक पहुंच। वाह, यह तो बहुत सारा पैसा है कैप्टन। मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, सिर्फ 3 जीत की स्ट्रीक के लिए नहीं, मैं 5 के लिए जा रहा हूँ। कैप्टन, मुझे लगता है मेरे ट्रेनिंग प्लान को और काम की जरूरत है। ग्रेविटी सेटिंग्स भी। लाइट, इसे 30% बढ़ा दो। मैं अपने फैंस की संख्या बढ़ाने के लिए एडपैक एब्स चाहता हूँ। कैप्टन कुछ कहने लायक नहीं रही। वह मेरी तरफ मुड़ती हैं। ली फैन, आज रात तुम्हारा पहला मैच है। अपग्रेडेड मैच के बावजूद तुम्हारी ताकत अभी भी कमजोर है। मैं कुछ ज्यादा नहीं मांग रही, बस एक मैच जीत लो। लगातार 3 जीतना तो बहुत बड़ी मांग होगी। कैप्टन, मैं 3 के लिए कोशिश करूंगा। एक जीत के 500, 3 के लिए 1500। अगले दिन हम एरिना पहुंचते हैं। सच कहूं तो ये काफी मजेदार है। 300 साल पहले ऐसी प्रतियोगिताएं नहीं होती थीं। माया हैरान रह जाती है। आज ब्लड वुल्फ लड़ रहा है। चलो पहले उसे देखते हैं। ट्रेवर मजाक उड़ाता है। ब्लड वुल्फ को क्यों देखना? अगर किसी को देखना है तो आयरन हैमर जाइंट को देखो। वह होती है असली मर्द वाली लड़ाई। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। यहाँ एंट्री फीस है। जीतने वाले को टिकट की कुल बिक्री का 10% मिलता है। वाह, ब्लड वुल्फ के 10 लाख से ज्यादा फैंस हैं। महीने की कमाई आराम से 10 लाख स्टार कॉइन्स से ऊपर पहुंच जाती है। मैं सच में हैरान हूँ। क्या तुम इस तरह पैसे कमा सकते हो? ज्यादा लोग, ज्यादा पैसा। मेरे जैसे पुराने जमाने के इंसान के मुकाबले नई पीढ़ी के पास पैसे कमाने के कहीं ज्यादा तरीके हैं। तो क्या कोई जानबूझकर मैच हारता है? बिल्कुल नहीं।
ऐसा करने पर तुम्हें लोग कच्चा चबा जाएंगे। चिंग यू कप असल में काफी फेयर है। ओह कैसा है? सब लोग उस मैसेज को देखते हैं जो अभी मेरे फोन पर आया है। ये ओवरलॉर्ड ऑरा नाम का बंदा आज रात तुम्हारा विरोधी है। सिर हिलाता हूँ। माया गुस्से में है। यकीन नहीं होता। कुछ लोग वाकई बेवकूफ होते हैं। इस बीच मैं अभी भी मोलभाव कर रहा हूँ। क्या तुम 6000 जोड़ सकते हो? ट्रेवर दुखी दिखता है। खुद की तुलना तुमसे करना बेकार है। मुझे कोई फिक्स मैच खेलने का ऑफर क्यों नहीं देता? कैप्टन अपने माथे को रगड़ती है। इस बंदे के पास तुम्हारा नंबर कैसे आया? मैंने अपना पर्सनल नंबर सबके लिए खुला रखा है ताकि क्लाइंट्स मुझसे तुरंत बात कर सकें। बाकी सब लोग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आते हैं, बस वही उनका लक्ष्य होता है। और तुम्हारी बायो में लिखा है प्रोफेशनल मेक मैकेनिकली फैन। क्या ये तुम्हें एक सीरियस प्लेयर की तरह लगता है? मैं बिल्कुल यही असर चाहता हूँ। क्या हो अगर यह वायरल हो जाए? मैं एक चलता फिरता विज्ञापन बन जाऊंगा। ट्रेवर भी अपना फोन निकालता है और कुछ टाइप करता है। मैं भी मैच हारना चाहता हूँ। बेहद कुशल। रुचि हो तो मुझे मैसेज करें। कैप्टन सख्ती से चिल्लाती है, बहुत सीरियस होकर। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों में से कोई नहीं ली फैन। अपना एरिना का नाम अभी बदलो। क्या तुम चाहते हो कि फैंस तुम्हें हमेशा मैकेनिक कहकर बुलाएं? कितनी शर्मिंदगी की बात है। बात तो सही है। लगता है मैंने आगे की नहीं सोची थी। ट्रेवर का फोन बजता है। 10,000 स्टार कॉइन्स, बस एक हार। मुझे जाने दो यह देखने के लिए कि यह आसान शिकार कौन है। उसकी से बात मत सुनो। कैप्टन सीरियस होकर कहती है, ली फैन, जीतने से तुम्हें रैंकिंग पॉइंट्स भी मिलेंगे। बाद में तुम पॉइंट्स के बदले गियर खरीद सकते हो। ठीक है, भविष्य में बड़े पैसों की खातिर मैं ईमानदारी से ही मुकाबला करूंगा। चलो मैं तुम्हें ब्लड वुल्फ को देखने ले चलता हूँ। ओ सही कहा, आज रात का मैच जल्द ही शुरू होने वाला है। तुम्हारे मेक को अभी भी इंस्पेक्शन सेंटर में रजिस्टर करवाना बाकी है। खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। ये तुम्हारा पहला मौका है। बताने के लिए शुक्रिया कैप्टन। चलो चलते हैं। क्या मैच की जानकारी रजिस्टर करने में हमेशा इतना टाइम लगता है? ट्रेवर अपना सिर खुजलाता है। आमतौर पर इसमें सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। अच्छी बात है कि कैप्टन ने ली फैन को जल्दी बुला लिया, वरना वह पक्का मैच मिस कर देता। तभी इंस्पेक्टर बाहर आता है। इंतजार करवाने के लिए सॉरी। चेकिंग के बाद तुम्हारे मैच इमॉर्टल डॉन को डी रैंक का मीडियम मैच बताया गया है। यह तुम्हारे रजिस्ट्रेशन में लिखे ए रैंक से मैच नहीं करता। कैप्टन आह भरता है। तुमने इसे ए रैंक के तौर पर रजिस्टर क्यों किया? वेल, मेरे मैच ने माया और ट्रेव दोनों को हराया था। मुझे लगा कि यह इसे ए रैंक के काबिल बनाता है। सर, हमने पावर सोर्स, ढांचा, इक्विपमेंट कॉन्फ़िगरेशन और बहुत कुछ चेक किया है। फाइनल रैंक डी है। मैं माया की तरफ देखता हूँ। दूसरे शब्दों में, मेरा टेक्निकल बिल्ड पुराना हो गया है और मेरे हथियार बहुत कम हैं। माया मुस्कुराते हुए मुझे थपथ पाती है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। कैप्टन मुझे हिम्मत देने की कोशिश करता है। ठीक है, डी रैंक ही सही, चलो मैच के लिए चलते हैं। पहली बार एंट्री करने पर अपोनेंट मैचिंग काफी हद तक उस जानकारी पर डिपेंड करती है जो तुमने दी है। तुम्हारा अपोनेंट काफी मजबूत हो सकता है। थैंक यू। क्या तुम पीछे हटना चाहोगे? पीछे हटने पर 5 रैंकिंग पॉइंट्स कटेंगे। कोई विड्रॉल नहीं। समझ गया सर। प्रोसेसिंग हो रही है। ऐसा तो नहीं है कि मैं जीत नहीं सकता। जल्द ही मैच का समय हो गया। डी रैंक को ए रैंक के सामने देख भीड़ शोर मचाने लगती है। हम ये मजाक जैसा मैच देखने के लिए पैसे नहीं दिए हैं। रिफंड रिफंड। रेड एक कॉन्फिडेंट मुस्कान देता है। वह असल में एक डी रैंक पायलट है। इसने मेरे 10,000 स्टार कॉइन्स बचा लिए। मैं इमॉर्टल डॉन को फील्ड पर ले जाता हूँ और फिर अगला पल रेड को पूरी तरह हैरान कर देता है। ओवरलॉर्ड ऑरा, मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। आज अगर तुम में दम है तो मुझे उड़ाकर दिखाओ। सुनने वाले हर कोई तुरंत बुरा महसूस करने लगते हैं। हम ली फैन को फैन बेस बनाने के नियम सिखाना भूल गए। मत कहना कि उसने कभी स्टील स्टार क्रीड भी नहीं पढ़ा है। जो भी हो, ली फैन को आगे बढ़ने के लिए फैंस की जरूरत नहीं है। वह सिर्फ अपनी स्किल के दम पर आगे बढ़ता है। फील्ड पर रेड पहले ही मेरी तरफ चार्ज कर रहा है। वह पहला मूव मैंने तुम्हें करने दिया। अब मैं सीरियस हो रहा हूँ। मैं सिर हिलाता हूँ। जरूर, तुमने मुझे एक मूव करने दिया। उस केस में मैं तुम्हें 2 मूव करने दूंगा। रेड गुस्से में है, लेकिन वह जो भी अटैक करता है सब ब्लॉक हो जाते हैं। मैं हंसता हूँ। ओ कितने करीब थे। सरेंडर क्यों नहीं कर देते? पूरा फील्ड अब तक बर्बाद हो चुका है और मेरा एक बाल भी बांका नहीं हुआ है। तुम्हारे पास और कोई मूव है? मुझे यहाँ नींद आनी शुरू हो गई है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पास और मूव्स नहीं है तो शायद वापस जाकर थोड़ी और ट्रेनिंग करो। रेड जोर जोर से हंसाने लगता है। तुम बस खत्म होने वाले हो, है ना? दम घुटने लगा है क्या? मैंने उसे इग्नोर किया और अपने दाहिने हाथ पर लगे नए हथियार को निकाला। यह विप असल में काफी अच्छी है। तुम्हारे पास पूरे समय यह विप थी। तुम मेरे साथ मजे ले रहे थे क्योंकि अब तक मेरा मजे करने का मन नहीं भरा था। अब मेरा मन भर गया है तो चलो इसे खत्म करते हैं। मैंने एक हाथ से उसे नीचे दबा दिया। तुम क्या कर रहे हो? मैंने उसे करीब आने से रोकने के लिए अपना पैर जमा लिया। फिर मैंने उसे व्हिप से बांध दिया और धीरे धीरे अपनी लेजर कैनन ऊपर उठाई। रेड तुरंत हार मान गया। मैं सरेंडर करता हूं, मैं हार मानता हूं। सही फैसला। तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो। तुमने मेरी हर चाल को पहले ही समझ लिया था। कोई हैरानी नहीं कि मैं एक डी रैंक वाले को नहीं हरा सका। भीड़ फिर से शोर मचाने लगी। फिक्स्ड मैच। एक ए रैंक वाला डी रैंक वाले से हार रहा है और उसकी हिम्मत तो देखो। सारा दोष सामने वाले की ताकत पर डाल रहा है। मैं बस हंसता रहा, बेबस होकर। कोई पहले से ही मुझ पर पानी की बोतलें फेंक रहा है। क्या किसी ने सोचा है कि शायद मैं वाकई इतना अच्छा हूं?
रेड स्मेक चोट के कारण चिंगारियां छोड़ रहा है और धुआं निकल रहा है। यकीन मानिए, इतना अच्छा होने के अपने ही सिरदर्द हैं। मेरे सामने अभी और भी मैच हैं। भीड़ के साथ बहस करके अपना समय खराब नहीं कर सकता। वे तीनों बहुत परेशान लग रहे हैं। पास का एक फैन बहुत एक्साइटेड है। अपने पसंदीदा आइडल की लड़ाई देखना छोड़ो। मैं तो इसके बजाय इस बंदे को तबाह होते देखना चाहता हूँ। मुझे दो, मुझे और पानी की बोतलें उठाने दो। मेरे पास उसके नाम की 2 बोतलें और हैं। कैप्टन, शायद ली फैन को आज रात और नहीं लड़ना चाहिए। कितने सारे लोग सिर्फ उसे बुरा भला कहने के लिए जमा हुए हैं। माया, तुम उसकी चिंता मत करो। वह कहता कि जितने ज्यादा लोग जमा होंगे उतना ही अच्छा है। बुरा भला कहना तो बस प्यार का दूसरा नाम है। तो असल में ये सभी फैंस उससे प्यार करते हैं और वे उसे जितना ज्यादा बेइज्जत करेंगे उतना ही वह और जोश में आएगा। वह वाकई इसका मजा लेता है। वह एहसास कि लोग उसे बर्बाद करना चाहते हैं और कभी कर नहीं पाते। और मत भूलना, उसे टिकट बिक्री का 10% मिलता है। उसने यह मैच जीत लिया है तो सिर्फ टिकटों से ही 800 स्टार कॉइन्स मिल गए। वापस फील्ड पर मैंने डिस्प्ले चेक किया। एनर्जी 40% पर है। वही पुरानी एनर्जी का इस्तेमाल हुआ। डैम्पिंग सिस्टम को फिर से डिजाइन करने की जरूरत है। एक एनर्जी कन्वर्जन सेटअप जोड़ना होगा, लेकिन इसका मतलब है और 3 लाख स्टार कॉइन्स बचाना। तभी अगले मैच की डिटेल्स सामने आ गई। साइलेंट ब्रीज, जिसे लोग असैसिन किंग कहते हैं। मैंने उसके मैच का टिकट लेने की कई दिनों तक कोशिश की और कभी नहीं मिला, और अब मुझे खुद उससे लड़ने का मौका मिल गया है। वर्थ इट। चलो चलो, टिकट लेते हैं। एक्स्ट्रा पानी की बोतलें लाना। साइलेंट ब्रीज, उसे कुछ दिखाने का समय आ गया है। कोई चांस नहीं कि वह यह मैच भी जीत जाए। उसके बाद मैंने घर पर सालों से चले आ रहे मेक डेवलपमेंट का इतिहास सर्च किया, लेकिन परिणाम मुझे बहुत निराशा की ओर ले गए। 300 साल मेक की बनावट बदल गई है। मटेरियल्स को अब ग्रेड किया गया है। वेपन सिस्टम्स को और भी फैंसी बना दिया गया है, लेकिन कोड ड्राइव आर्किटेक्चर, एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी और न्यूरल लिंक प्रोटोकॉल्स में कोई खास बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला है। दूसरे शब्दों में कहें तो मेरे मरने के बाद मेक टेक्नोलॉजी की बुनियादी सोच बस वहीं थम गई। बाद की पीढ़ियों ने सिर्फ उसी बुनियाद पर सुधार किए हैं जो मैंने रखी थी, लेकिन किसी ने भी एक कदम और गहरा जाने की कोशिश नहीं की। मैं अपने फोन पर क्लास का शेड्यूल देखता हूँ। क्लास ठीक है, क्यों नहीं, चलो देखता हूँ। तुम्हारी टीचिंग स्किल्स आखिर कितनी अच्छी हैं। वो वही लड़का है जिसने कल एक ओरिजिन जीरो को बर्बाद कर दिया था। इसे ठीक कराने के लिए उसने पक्का बहुत सारे पैसे खर्च किए होंगे। इस कोर्स का कंटेंट एक फ्रेमवर्क है जिसे मैंने 300 साल पहले लिखा था। देखते हैं बाद की पीढ़ियों ने इसमें कौन सी होशियारी जोड़ी है। क्लास, चैप्टर 7 निकालो। पिछली क्लास के होमवर्क सवाल का जवाब कौन देना चाहता है? मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा हूँ। लियो फैन, तुम जवाब दो। क्योंकि ओरिजिन जीरो के डिफ्लेक्टर पैनल में टाइटेनियम क्रोमियम अलॉय का इस्तेमाल हुआ था। एनर्जी कन्वर्जन के दौरान इसमें ज्यादा हीट लॉस होती थी, इसलिए असली लॉस रेट 12.7% था। ओह, तो मुझे बताओ, टाइटेनियम क्रोमियम अलॉय का इस्तेमाल ही क्यों किया? क्योंकि वे कंगाल थे। मेरा जवाब सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। ओरिजिन जीरो को युद्ध के समय बनाया गया था। सप्लाई बहुत कम थी और गोल्ड अलॉय का प्रोडक्शन बहुत कम था, जिसे हथियार और गोला बारूद के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता था। डेवलपमेंट टीम का बजट कम था, इसलिए उन्हें ज्यादा सस्ते टाइटेनियम क्रोमियम अलॉय का इस्तेमाल करना पड़ा। 12.7% का लॉस रेट उस स्थिति में सबसे अच्छा तरीका था। बिल्कुल सही, लेकिन यह सब टेक्स्ट बुक में तो नहीं है। तुमने ये कहाँ से सीखा? यह बाकी इतिहास में भी दर्ज है। क्लास के बाद मैं अपने डॉर्म वापस जाता हूँ और बहुत सारी गालियां स्क्रॉल करता हूँ। मेरे फोन पर ऐसा लगता है कि इस शरीर का असली मालिक स्कूल में हर किसी की नफरत का पात्र था। उन्हें जो कहना है कहने दो। मेरे पास मेक को अपग्रेड करने के लिए पैसे नहीं हैं। मुझे खुद ही एक बनाना पड़ेगा। मुझे एक वर्कबेंच और ऐसी जगह चाहिए जहां कोई मुझे परेशान न करे। मुझे जल्द ही कुछ ऐसा मिलता है जिसे देखकर मैं हैरान रह जाता हूँ। सोचकर देखो, यह चीज भी मेरे पुराने आविष्कारों में से एक है। मैकहोम, यह एक फोरम है जिसे मैंने 300 साल पहले शुरू किया था और लोग आज भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं तुरंत एक अकाउंट बनाता हूँ। अगले दिन मैं रिपेयर शॉप पर जाता हूँ। कल रात मुझे एक ख्याल आया, मैं डैम्पिंग सिस्टम बेच सकता हूँ। बॉस, एक डैम्पिंग सिस्टम 5,37,000। तुम्हें फायदा होगा या नहीं? इसे बनाने में तो मेरा नुकसान हो जाएगा। सिर्फ सामान की कीमत ही कम से कम 6 लाख है और मुझे एक नया सांचा चाहिए। किसने कहा था कि यह एक बार का सौदा होगा? मैंने ये डैम्पिंग सिस्टम खास तौर पर डिजाइन किया है। मैं इसका पेटेंट फाइल करूंगा और फिर तुम्हारी फैक्ट्री को मेरा डैम्पिंग सिस्टम बनाने के एक्सक्लूसिव अधिकार मिल जाएंगे। यह बंदा मुझे बस झूठे वादे बेच रहा है। अगर मास्टर फैंग ने मुझसे न कहा होता कि इस डैम्पिंग सिस्टम का डिजाइनर एक जीनियस है जो उन लोगों के बराबर है जिनके नाम इतिहास की किताबों में हैं, तो मैं तुम्हें कब का ब्लॉक कर चुका होता। ठीक है, मैं तुम्हें पार्टनरशिप का प्रपोजल भेज दूंगा। हमारी फैक्ट्री तुम्हारे अधिकार खरीदना चाहती है। पता चला कि नॉलेज वाकई खजाना है। मेरे लिए लियोफैन, पैसे कमाना मिनटों का काम है। अभी भी ऐसे लोग हैं जो क्वालिटी की पहचान करना जानते हैं। मैं तुम्हें ब्लूप्रिंट्स भेज दूंगा। डैम्पिंग सिस्टम का प्रोटोटाइप जितनी जल्दी हो सके तैयार करवा लो। मुझे पार्टनरशिप प्रपोजल अभी भेजो। दुनिया में बुरे लोगों से ज्यादा अच्छे लोग हैं। एक पार्टनरशिप डील ने मुझे 5 लाख स्टार कॉइन्स बचा कर दे दिए। लियो फैन, ट्रेवर जुआंग ने बीच में टोकते हुए कहा, क्या तुम्हारी आज दोपहर में दूसरी क्लास नहीं है? ओ नहीं, वो क्लास तो उस सिरफिरे इंस्ट्रक्टर के साथ है। मेरा काम तमाम। मैं गया। मैं तुम्हारा कॉम्बैट ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर हूँ।
इंस्ट्रक्टर ब्लेज, क्लास युद्ध के मैदान में कोई रहम नहीं होता, इसलिए मैं भी तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। मैं तुम पर सख्त रहूंगा। तुम्हें मुझसे वैसे ही नफरत करनी चाहिए जैसे तुम बीस्ट से करते हो। मैंने सुना है यह टीचर पूरी तरह से सनकी है। पिछले साल एक सीनियर 1 मिनट लेट हो गया था और उसे लट्टू की तरह नचाया गया था। ये कुछ भी नहीं है। मैंने सुना है कि उसने एक बार किसी को भाले से आर पार कर दिया था। तभी रेड, वही लड़का जिसने एंट्रेंस एग्जाम में मुझे परेशान किया था, चिल्लाया, इंस्ट्रक्टर लियो फैन लेट है। वह बिना आपकी इजाजत के ही लाइन में घुस आया। इंस्ट्रक्टर ब्लेज दहाड़े, कौन है वो? अभी आगे आओ। हर कोई एक साथ मेरी तरफ देखने लगा। रेड ने जोश में कहा, इंस्ट्रक्टर वह दूसरी लाइन में है, पहली जगह पर। जब बात यहां तक आ गई है तो मैं आगे बढ़ता हूं। रिपोर्ट, इंस्ट्रक्टर मैं लेट था। ये मेरी गलती है। मैं आपके लेक्चर में बाधा नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने क्लास के बाद आकर माफी मांगने की सोची थी। मेरी नजरें टिकी हुई हैं, मेरी आंखें ईमानदार हैं। तुम्हारा लेट होना गलत था। लेकिन रेड अभी भी उछल कूद रहा है। इंस्ट्रक्टर यह झूठ बोल रहा है। इसने कभी क्लास के बाद माफी मांगने की नहीं सोची। यह बस बहाने बनाकर बचने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर मैं तुरंत झुक जाता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए इंस्ट्रक्टर, ऐसे मौकों पर पीछे हट जाना ही सही रहता है। कभी पलटकर जवाब मत दो वरना सजा और बढ़ जाएगी। ठीक है, लेट मतलब लेट। मैं सजा के बारे में बाद में देखूंगा। मैं लेक्चर जारी रखता हूँ। इंस्ट्रक्टर, क्या लेट होने पर सजा नहीं मिलनी चाहिए? इंस्ट्रक्टर ब्लेज, अपना आपा खोते हुए बाहर निकलो यहाँ से। इंस्ट्रक्टर मैं हूं या तुम मुझे देख रहे हो? मैं हंसे बिना नहीं रह सका। रेड परेशान होकर गिर गया। सजा तो लियो फैन को मिलनी चाहिए थी, तो फिर मुझे क्यों फंसाया गया? तुम दोनों को 10 किलोमीटर दौड़ने की सजा मिलनी चाहिए, लेकिन क्योंकि यह हमारी पहली क्लास है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। तुम दोनों भाले से लड़ो। जो भी खराब खेलेगा वह 10 किलोमीटर दौड़ेगा। 10 किलोमीटर की सजा वाली दौड़। सच कहूं तो मेरी एनर्जी शायद साथ न दे, लेकिन जब बात हथियारों की ट्रेनिंग की हो तो पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। 20 मिनट हैं, अपने भाले उठाओ और वार्म अप करो, इंस्ट्रक्टर ब्लेज कहते हैं और दिखाना शुरू करते हैं। मैं रेड को ध्यान से देखता हूँ। वह मजबूत है पर चलने में धीमा। वह अपना बायां पैर आगे रखता है। उसके तरीके गलत हैं। उसकी पीठ पर मौजूद पहला प्रेशर पॉइंट उसके हाथ को सुन्न कर सकता है। उसका बैकग्राउंड खतरनाक रूप से गहरा है। एक बार उसकी हिम्मत तोड़ सकता है। इसे जल्दी खत्म करने का समय आ गया है। जल्द ही इंस्ट्रक्टर सीटी बजाते हैं। चोट लगने की चिंता मत करो, मेरे पास एक टॉप टियर मेडिकल पॉड तैयार है। जब तक तुम्हारा हाथ या पैर नहीं कट जाता तब तक सब ठीक हो सकता है। शुरू करो। इस पर हम जल्दी से अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इंस्ट्रक्टर ब्लेज मेरे स्टांस को गौर से देखते हैं। यह नए खिलाड़ी जैसा नहीं लग रहा। चलो तुम्हें दिखाता हूं मेरे पास क्या है। मैं सीधे उसके वार को ब्लॉक करता हूं, फिर उसे जोर से लात मारता हूं। तुम चीटिंग कर रहे हो, इंस्ट्रक्टर ने कहा। सिर्फ भाले? ठीक है, मैं भाले का इस्तेमाल करूंगा। अगले ही पल मैं रेड पर ऐसे प्रहार कर रहा हूं जैसे वह कोई गोल्फ बॉल हो और उसे दूर फेंक देता हूं। तुम मुझ पर अचानक हमला कर रहे हो। अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो प्लीज। क्या मैं तुम्हें बेवकूफ लगता हूं? क्या तुम कोशिश भी कर रहे हो या मैं पहले ही जीत चुका हूं? नतीजा साफ है, इंस्ट्रक्टर ब्लेज कहते हैं। बस बहुत हुआ, रुक जाओ। रेड गुस्से में, इंस्ट्रक्टर उसकी फिटनेस रैंक सिर्फ डी है, मैं दोबारा मुकाबला चाहता हूं। यह सुनकर इंस्ट्रक्टर ब्लेज का गुस्सा भड़क उठता है। वह रेड की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए इतना बुरा मत मानो। सिर्फ तुम्हारी रैंकिंग के हिसाब से तुम्हारी फिटनेस रैंक लियो फैन से ज्यादा है। अपने से कम रैंक वाले से हारना ऐसी चीज है जिस पर तुम्हें सोचना चाहिए। रेड अभी भी जिद पर अड़ा है। वो इसलिए क्योंकि आपने रुकने को कहा। इंस्ट्रक्टर ब्लेज आखिरकार अपना आपा खो देते हैं। बकवास बंद करो। अगर मैंने उसे नहीं रोका होता तो तुम बुरी तरह पिट चुके होते। जब वह तुम्हें मार रहा था तुम खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। दौड़ो, रेंगो, मिट्टी में घुस जाओ। अगर जरूरत पड़े तो सब यह सुनकर जम जाते हैं। इंस्ट्रक्टर ब्लेज पूरे ग्रुप पर नजर डालते हैं। फिटनेस फिटनेस बस यही तुम लोग जानते हो अपने लॉजिक के हिसाब से। जब इंटर एकेडमी टूर्नामेंट में हमारा मुकाबला एम्पायर एकेडमी के ट्रिपल एस फिटनेस रैंक वाले छात्रों से होगा, क्या हमें अभी हार मान लेनी चाहिए? सही है, हमारी एकेडमी लगातार 3 बार से सबसे आखिरी नंबर पर है। अगर जीत नहीं सकते तो नहीं जीत सकते। मैं यह सोचे बिना नहीं रह सकता कि यह वही अलायंस फर्स्ट एकेडमी है जिसे हेडमास्टर लिन ने उस वक्त बनाया था। उस बंदे ने हाथ कसकर मुझसे कहा था, जब युवा मजबूत होते हैं तो देश मजबूत होता है। पक्का इरादा ही सबसे तेज हथियार है। अभी मुझे वह जोश कहीं नहीं दिख रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रेड हार नहीं मानेगा। मेक सोल्जर स्टील स्टार क्रीड कहता है, निष्पक्ष और ईमानदार रहो, कभी हार मत मानो। तो उसे मुझ पर छिपकर हमला नहीं करना चाहिए था। जाओ, अपने 10 किलोमीटर पूरे करो। तुम कैपिटल के लाड़ प्यार में पले रईस जादों का मजाक दोहरा रहे हो। एक मेक युद्ध का हथियार है। अगर हिम्मत है तो जाकर जानवरों को निष्पक्षता और सम्मान के बारे में बताओ, वरना अपनी जुबान बंद रखो, दौड़ो। अगर और बकवास की तो मैं 10 किलोमीटर और बढ़ा दूंगा। इसके साथ ही वह उस स्टूडेंट की तरफ इशारा करता है जिसने पहले जवाब दिया था। तुम यहाँ आओ, जिसका बैकग्राउंड खतरनाक रूप से गहरा है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि स्टील स्टार क्रीड का असली मतलब क्या है। यह देखकर वह लड़का हार मानने के लिए तैयार हो जाता है। इंस्ट्रक्टर ब्लेज एक हॉरिजॉन्टल स्ट्राइक करता है। मैं हैरान हूं, क्या यह वही मूव नहीं है जो मैंने अभी इस्तेमाल किया था? इस इंस्ट्रक्टर ने सीधे मेरी तकनीक कॉपी की है। क्या आप सबने गौर किया?
जब इंस्ट्रक्टर वेस्ली वांग को मारता है तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे लियो फैन ने पहले रेड को मारा था। वही जगह, वही रिदम। भूल गए मैंने अभी क्या कहा? अगर दौड़ नहीं सकते तो लुढ़को। वेस्ली वांग समय पर रिएक्ट नहीं कर पाता और कई जोरदार चोटे पीठ पर खाता है। इंस्ट्रक्टर ब्लेज आखिरकार खुश दिखता है। अब समझे, यह स्टील स्टार क्रीड का पहला अध्याय है। अगर जीत नहीं सकते तो भागो, अगर भाग नहीं सकते तो लुढ़को। अगला इंसान जिसने मुझे निष्पक्षता और सम्मान का लेक्चर दिया उसे कोड़े पड़ेंगे। लेकिन ये स्टूडेंट मामूली नहीं है। मैंने अभी कुछ पकड़ा है, यहाँ पक्का कुछ गड़बड़ है। वेस्ली वांग 5 किलोमीटर जाओ, उसके साथ दौड़ो। तुमने इंस्ट्रक्टर के सामने स्टील स्टार क्रीड का जिक्र क्यों किया? अगला पीरियड प्रोफेसर ग्रेसन की क्लास का है। थोड़ी और देर आराम कर लो। ध्यान रखना, देर मत करना। मैं जल्दी से क्लासरूम की तरफ भागता हूँ। रुको, मैं उसके इतना करीब कब आया? क्या वह इंस्ट्रक्टर ब्लेज की क्लास थी जहां से तुम अभी आए हो? हाँ, मैंने अभी इंस्ट्रक्टर ब्लेज की वेपन्स ट्रेनिंग क्लास खत्म की है। वह मुस्कुराती है। सुना है तुम उनकी क्लास से आए हो, लेकिन तुम अभी भी काफी ताजा लग रहे हो। मुझे गलत मत समझना, मैं तो बस तुम्हें हालत खराब देखने आई थी, क्योंकि मेरी नजर में तुम और इंस्ट्रक्टर ब्लेज दोनों कचरा हो। लेकिन अगर हम कचरे की रैंकिंग करें तो स्कूल का सबसे बेकार टीचर प्रोफेसर ग्रेसन दूसरे नंबर पर आता है। इंस्ट्रक्टर ब्लेज कम से कम जो शुरू करता है उसे खत्म तो करता है। प्रोफेसर ग्रेसन तो हद से ज्यादा बेकार हैं। उनके लेक्चर सुनकर मुझे नींद आने लगती है। मैं उनके एग्जाम में फेल हो जाती हूँ और मुझे उन्हें उन्हें कितनी ही बार फिर से देना पड़ा है। मैं ऊपर देखने की हिम्मत भी नहीं करती। बात करना बंद करो वेरा। तभी टीचर वहां से गुजरते हैं और चिल्लाते हैं। गुस्से में वेरा लिन बस एक नजर डालती है बेफिक्र होकर। प्रोफेसर ग्रेसन क्लासरूम के अंदर आते हैं। उनका चेहरा गुस्से से लाल है। अपनी तरफ तो देखो, देखो तुम्हारी क्या हालत हो गई है। क्या तुम सबको मेरी क्लास इतनी बेकार लगती है? वेरा लिन थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रही हो, है ना? वह मेरे पीछे नहीं पड़ रहे हैं। पिछली क्लास में कई किलोमीटर दौड़ने के बाद जाहिर है कि सबकी एनर्जी खत्म हो चुकी है। यह सुनकर वेरा लिन मजाक में कहती है, कोई हैरानी की बात नहीं कि प्रोफेसर ग्रेसन मुझे नहीं डांट रहे। मेरे क्लासमेट्स ही बहुत कमजोर हैं। वेरा, प्लीज बात करना बंद करो। हर बार जब तुम बात करती हो टीचर हमारी तरफ ही देखते हैं। प्रोफेसर ग्रेसन का चेहरा और भी गुस्से से भर जाता है। वेरा लिन, खड़ी हो जाओ। अगले ही पल वह फौरन उछलकर खड़ी हो जाती है। पिछली क्लास में मैंने फ्रिंज स्टार सिस्टम्स में फैली मेश सामग्री के इतिहास के बारे में बताया था। अलॉय गैस बनाने के लिए कितनी सामग्रियां काम की हैं, उनमें से 2 के नाम बताओ। जब काम की बात आती है तो उसे अभी भी मुझ पर ही निर्भर रहना पड़ता है। कुल 5 सामग्रियां हैं। रेत और मिट्टी की हाई एनर्जी बमबारी से बनने वाले नए एस्क और थाउजेंड आई मौत की कंपाउंड आंखें। प्रोफेसर ग्रेसन सिर हिलाते हैं। और जहां तक थाउजेंड आई मौत की कंपाउंड आंखों की बात है तो उनका संबंध लियो फैन की मौत से है। कहानी ऐसी है कि लियो फैन की हत्या हुई थी। जिस जगह वह टर्बुलेंस में गिरे थे वहां जांचकर्ताओं को एक थाउजेंड आई मौत मिला था। मैं ये सुनकर हैरान रह गया। मेरी हत्या हुई थी, मुझे किसी ने क्यों नहीं बताया? आगे की बात सुनकर प्रोफेसर ग्रेसन पोडियम से नीचे उतरते हैं। वेरा लिन, क्लास के बीच में बकवास बंद करो। तुम्हें किसने कहा कि लियो फैन की हत्या हुई थी? वेरा लिन आत्मविश्वास से मुस्कुराती है। यह अनौपचारिक इतिहास में भी लिखा है। प्रोफेसर ग्रेसन त्योरियां चढ़ाते हैं। रुको, अगर तुम्हें नहीं पता तो जवाब देने की जरूरत नहीं है। अनौपचारिक इतिहास को असली रिकॉर्ड मानने की गलती मत करो। लेकिन हर कोई कहता है कि लियो फैन की हत्या हुई थी। क्या सरकारी रिकॉर्ड हमेशा सही होता है? और हेडमास्टर लिन की मौत कम उम्र में हो गई क्योंकि उन्होंने लियो फैन की मौत के बारे में कुछ छिपा हुआ सच पता लगा लिया था और उसी ने उन्हें उन्हें डिप्रेशन में डाल दिया और इसी वजह से उनकी मौत हुई। प्रोफेसर ग्रेसन एकदम चुप हो जाते हैं। हमारी एकेडमी 200 साल से भी ज्यादा समय तक टॉप पर रही थी, लेकिन हेडमास्टर लिन की मौत के बाद हमें दबाया जाने लगा। हेडमास्टर लिन स्वभाव से बहुत खुशमिजाज और आशावादी थे। भला डिप्रेशन से उनकी मौत कैसे हो सकती है? इससे बेहतर तो मैं यह मान लूं कि कोई सुअर बच्चे को जन्म दे सकता है। प्रोफेसर ग्रेसन ने डेस्क पर हाथ मारा। बस बहुत हुआ, यह टॉपिक यहीं खत्म होता है। चलो पढ़ाई जारी रखते हैं। अपनी किताबों में पेज 53 निकालो। वीरा लिन अभी भी गुस्से में है। प्रोफेसर, आप बस पक्षपाती हैं। जब बात लियो फैन के शानदार कारनामों की आती है, यहाँ तक कि उन पर भी जो लोग मनगढ़ंत कहानियां बनाते हैं, आप हर बात पर यकीन कर लेते हैं। लेकिन जब बात उनके मर्डर की होती है तो अचानक अनऑफिशियल इतिहास भरोसेमंद नहीं रहता। आप इतने दोहरे मापदंड कैसे ऐसे अपना सकते? चलो, अगर आप इसे हैंडल नहीं कर सकते तो मुझ पर इल्जाम मत मढ़िए। जैसे ही वह अपनी बात खत्म करती है कमरे में सन्नाटा छा जाता है। प्रोफेसर ग्रेसन अपनी हद पार कर चुके हैं। बकवास पूरी तरह से बेकार बात। इसके साथ ही वह आह भरते हैं। रहने दो, बैठ जाओ, हम इस पर और बात नहीं करेंगे। लगता है गॉसिप पढ़ना सच में काम आ जाता है। बाल बाल बच गए। मैं मुस्कुराता हूँ। यह सिर्फ गॉसिप थी जिसने तुम्हें बचाया। मैंने ही तुम्हें अभी वह जवाब बताया था। टीच, तुम्हें मदद करने के लिए किसने कहा? तो मुझे वो फोरम पोस्ट भेज दो जो तुम पहले पढ़ रही थी। और हेडमास्टर लिन, उनकी फाइलें भी।
ठीक है, चूंकि तुम इतने प्यार से पूछ रहे हो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगी। वीरा लिन जल्दी से मुझे 5 फोरम पोस्ट भेजती है, साथ में लगभग 1 दर्जन बायोग्राफी भी। और सिर्फ हेडमास्टर लिन की ही नहीं, मेरी भी। मैं ध्यान से बायोग्राफी पढ़ता हूँ। लियो फैन का जन्म बहुत अजीब परिस्थितियों में हुआ था। उसी का बैक रूप सैंकड़ा है। डिलीवरी रूम का बल्ब किसी कारण के अपने आप जल उठा। 2 साल की उम्र में उसकी रोने की आवाज ने एक दरिंदे को डराकर भगा दिया। 7 साल की उम्र में उसने मैग्लियो कंजेक्चर का एक नया समाधान गलत साबित कर दिया। तुम लोगों को ऐसी किताबें लिखना किसने सिखाया? यहाँ तक कि मैं, जो खुद वो इंसान हूँ, हैरान रह गया हूँ। ओहो, बहुत बढ़िया। इस तुलना से तो दरिंदे मुझसे ज्यादा इंसान लगते हैं। 3 प्रोडिजी, जरूर यह प्रोफेसर कियान का हमारे लिए निकनेम होगा। वाह। और इसका दूसरा चैप्टर भी है। एक किताब उसके लिए काफी नहीं थी, उसे और लिखना पड़ा। कई लोग कहते हैं कि लियो फैन निस्वार्थ और बहादुर था। सच तो यह है, उसे किसी और से ज्यादा मौत से डर लगता था। 5 साल की उम्र में उसने अपने माता पिता को एक फ्लाइंग स्केल सरपेंट द्वारा निगले जाते देखा, जो सिर्फ खून के धब्बे बनकर रह गए। 13 साल की उम्र में उसने सेना ज्वाइन की। उसने अपने स्क्वाड कैप्टन के लिए एक एक्सोस्केलेटन आर्म बनाया था। बाद में वही हाथ था जिसने उसे कैप्टन के अवशेषों की पहचान करने में मदद की, जो सिर्फ हड्डियों में बदल चुके थे। लियो फैन बहुत भूखड़ था। मैंने किसी को इतना खाते कभी नहीं देखा। उसने मेरी माँ द्वारा भेजी गई ब्राउन शुगर तक हड़प ली थी। पर मुझे पता है कि वह असल में भूखड़ नहीं था। उसे बस कभी पेट भरकर खाना नहीं मिला था। 7 से 8 साल की उम्र तक वह एक घुमक्कड़ की तरह जिया, और सेना में भर्ती होने के बाद उसका कैप्टन मर गया, तीसरा भाई मर गया, यहाँ तक कि फैट टाइगर भी मर गया। तुम कमीने बूढ़ो, तो तुमने वाकई ऐसा किया। लेकिन मुझे इसे अपनी आंखों से देखने का मौका कभी नहीं मिला। बायोग्राफी में लिखा है कि मिलिट्री छोड़ने के बाद हेडमास्टर लिन लुओशान प्लैनेट पर आए और अलायंस फर्स्ट एकेडमी बनाई, जिसे 4th लीजन का सपोर्ट हासिल था। 10 साल के अंदर मेक कॉम्बैट प्रोग्राम अलायंस में तीसरे नंबर पर आ गया, और मेक इंजीनियरिंग प्रोग्राम लियो फैन के हालिया इंस्टीट्यूट के कनेक्शन की वजह से 30 साल के अंदर टॉप प्रोग्राम बन गया। अनाथों के लिए मदद और ट्यूशन माफी आज भी जारी है। तो ऐसा लगता है कि इस शरीर के असली मालिक को यह मदद मिली थी, इसलिए वो अलायंस फर्स्ट एकेडमी में पढ़ पाया था। कोई और स्कूल डी रैंक फिटनेस वाले स्टूडेंट को नहीं लेता। सिर्फ यही एक स्कूल था जो उसे लेने को तैयार था। मैं गॉसिप स्क्रॉल करता रहता हूँ। ऑफिशियली कारण हेल्थ इश्यूज बताए गए, लेकिन हेड मास्टर लिन के करीबी लोगों का कहना है कि वे पूरी तरह स्वस्थ थे। अपनी मौत से 1 महीने पहले उन्होंने अचानक लियो फैन के पर्सनल रिकॉर्ड्स ढूंढना शुरू कर दिया था। उसके बाद इंटर एकेडमी टूर्नामेंट शुरू हुआ। रैंकिंग जितनी ऊंची होती, पढ़ाई के लिए उतने ही रिसोर्स मिलते। अलायंस फर्स्ट एकेडमी ने लगातार 5 बार पहला स्थान हासिल किया। फिर हर साल पीछे होते हुए ये बिल्कुल नीचे पहुंच गई। एकेडमी को परेशान किया जाने लगा और टैलेंटेड लोग बाहर जाने लगे। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हेडमास्टर लिन की असल में मौत कैसे हुई? 300 साल पहले मैं जिन लोगों को जानता था, उनमें से कितने अभी भी जिंदा होंगे? अपनी मौजूदा काबिलियत के साथ मेरे पास उन्हें ढूंढने का भी कोई तरीका नहीं है। और अभी मैं जिस हालत में हूं, अगर मैंने उन्हें ढूंढ भी लिया तो कोई यकीन नहीं करेगा कि मैं असल में कौन हूं। मेरा चेहरा उदासी से भर जाता है। तुमने मुझसे किया हर वादा निभाया, और जो वादा मैंने तुमसे किया था, अलायंस फर्स्ट एकेडमी एक ऐसा प्रोग्राम बनाना जो पूरे अलायंस को लीड करे। मुझे माफ कर दो, मैंने वो वादा तोड़ दिया। मुझे ये भी नहीं पता कि क्या अब बहुत देर हो चुकी है। 300 साल बाद अभी मेरे पास ना पैसा है ना ताकत। मेरे पास बस ये दिमाग है। अब मैं सिर्फ मेक बनाना जारी रख सकता हूँ। 300 सालों की कमी पूरी कर सकता हूँ, और फिर वापस ऊपर की तरफ अपना रास्ता बना सकता हूँ, वहां तक जहां मैं अपनी पिछली जिंदगी में था। अगले दिन मैं सुबह की दौड़ पर हूँ। ट्रेवर डुआन मेरे पास आता है। लियो, इससे काम नहीं चलेगा। अगले हफ्ते फाइनल है, और पूरे 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद भी तुम्हारी फिटनेस में कोई सुधार नहीं हुआ है। तुम फेल तो नहीं हो जाओगे, है ना? रिलैक्स करो। फाइनल में मेक पायलट का टेस्ट है। मैं फेल नहीं होऊंगा। सिर्फ मेक की वजह से ही मैं तुम्हारे लिए परेशान हूँ। अगर ये हथियारों की लड़ाई या निशानेबाजी का प्रदर्शन होता, तो तुम वो होते जिसे हम हरा नहीं पाते। इतनी तारीफ मत करो। ट्रेवर, असल में लियो की फिटनेस काफी सुधर गई है। मैं 7 चक्कर लगाता था और वह सिर्फ एक। आज उसने दूसरे चक्कर तक की दौड़ पूरी कर ली है। बस बहुत हुआ। आज मेरे मेक का मॉडिफिकेशन पूरा हो गया। क्या तुम्हें लगता है कि वह मेक साइलेंट ब्रीज का सामना करने के लिए तैयार है? काफी हद तक। मेरे जीतने के चांस अच्छे हैं। बस मुझ पर भरोसा रखो। जैसे ही मैं वर्कशॉप में घुसता हूँ, विवियन हान मुझे ढूंढ लेती है। लियो, क्या तुम ब्रेक पर नहीं जाने वाले हो? क्या मेरी असिस्टेंट बनने में तुम्हारी दिलचस्पी है? मैं तुम्हें 20,000 स्टार कॉइन्स हर महीना दूंगी, और जब तुम मेरे असिस्टेंट रहोगे, मैं तुम्हें एस रैंक में के बारे में कुछ जानकारी दे सकती हूँ। बदले में मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मिलकर एस रैंक मेक के लिए एक डैम्पिंग सिस्टम बनाओ। बेशक आखिरी पेटेंट पूरी तरह से तुम्हारा ही रहेगा। मास्टर फैंग भी इस पर हामी भरते हैं। मेरा दिमाग तेज चलने लगता है। विवियन हान ही अभी मेरा इकलौता जरिया है एस रैंक मेक तक पहुंचने का। मुझे हिचकिचाते देख विवियन हान बेचैन हो जाती है। मैं तुम्हारा फायदा मुफ्त में नहीं उठाऊंगी। अगर हम डैम्पिंग सिस्टम बनाने में कामयाब हो गए, तो मैं तुम्हें अपने ग्रेजुएट स्कूल के नोट्स की पूरी कॉपी भी दूंगी। एस रैंक मेक इंजीनियरिंग के तरीके। तुम रिसर्च का सारा खर्च उठा रहे हो, और जो भी सामान मुझे चाहिए तुम दे सकते हो। खर्चों की चिंता मत करो। हम यह एक क्लाइंट के मेक को ठीक करने के लिए कर रहे हैं, इसलिए क्लाइंट ही सारा खर्चा उठाएगा। जहां तक सामान की बात है, मैं अपनी तरफ से जो भी ढूंढ पाऊंगी पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, मेरी एक और शर्त है।
मैं हर दिन तुम्हारी जगह पर एक्सपेरिमेंट करने नहीं आ सकता। इस ब्रेक में मेरी कुछ और योजनाएं भी हैं। विवियन हाथ सिर हिलाती है। ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के जरूरी समय पर बेहतर होगा कि तुम अपना ध्यान न भटकाओ। बिल्कुल नहीं। अब जब हमने तय कर लिया है तो मैं पहले निकलता हूँ। लियो, बेहतर होगा कि तुम वाकई मेरी मदद करो। इस बार मुझे सच में लगता है कि एस रैंक से नीचे तुम सबसे बेस्ट हो। मैं ट्रेवर की तरफ देखता हूँ। झोंग, विवियन हान ने कहा कि क्लाइंट ओवरहॉल का खर्च उठा रहा है। क्या तुमने अपना मेक मॉडिफाई नहीं करवा लिया था? अगर तुम इसे फिर से करवाना चाहते हो तो क्या तुम्हारे पास पैसे भी हैं? ट्रेवर झोंग तुरंत दुखी हो जाता है। मैं कंगाल हो गया हूँ, मेरा तो काम हो गया। मैं उसे दिलासा देने की कोशिश करता हूँ, तो फिर इसे दोबारा मत करवाओ। ऐसा नहीं हो सकता। मैं इसे दोबारा करवाऊंगा। शायद मेरे डैड के पास और भी चीजें हैं जिन्हें मैं बेच सकता हूँ, और अगर वह काम ना आया तो मैं अपनी मॉम की मदद लूंगा। पहले माया युआन का मेक करवाओ, पहले उनके पैसे खर्च करो। तुम पिटाई खाने की बात कर रहे हो, है ना? मैं निकल रहा हूँ। मैं तुम दोनों को मेक रिपेयर का बिल भेज दूंगा। उस रात मैं कोला के साथ बारबेक्यू का मजा लेता हूँ, और सच कहूँ तो जिंदगी इससे बेहतर नहीं हो सकती थी। तभी मेरे फोन पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, और मुझे समझ आता है यह उसी फोरम ऐड की तरफ से है जिसे मैंने पहले पोस्ट किया था। एक पेइंग क्लाइंट का मैसेज आया है। तुरंत जवाब देना होगा, चाहे खाना ही क्यों ना खा रहा हूँ। नीना दाई, है ना? किसी के पास टैलेंट को पहचानने की गजब नजर है। एक ऐसा इंसान जो मुझे पैसे देने वाला है। मुझे बता देना जब भी तुम्हें ठीक लगे। अपने भाई को साथ लाना। चलो कल दोपहर 4 बजे ब्लेज मेट क्लब में मिलकर बात करते हैं। क्या यह ठीक रहेगा? मेरा भाई अभी लू ओशन प्लैनेट पर है। बिल्कुल, लगता है कल फिर कमाई का दिन है। न्यू मैक्स की कमी यह है कि इसकी एनर्जी स्टोरेज कम है और खपत ज्यादा। यह लंबे समय तक लड़ाई में टिक नहीं सकता। मुझे अभी भी एनर्जी सेल्स खरीदने की जरूरत है। तभी नीना दाई का एक मैसेज आता है। कैप्टन, मैं एक क्लाइंट ले आई हूँ, मुझे कुछ इक्विपमेंट उधार चाहिए। कैप्टन चौंक जाता है। कौन सा क्लाइंट? कोई मुझे कस्टम मैक्स ओवरहाल डिजाइन करने के लिए पैसे दे रहा है। बुरा नहीं है बच्चे, अभी से क्लाइंट्स मिलने लगे। असंभव। मुझे भी जल्दी पैसे बचाने शुरू करने होंगे। एक लड़की मुझे इशारा करके बुलाती है। लियो फैन, यहाँ आओ। मैं नीना दाई हूँ। ये मेरा भाई डेरेक दाई है। मैं सिर हिलाकर हेलो कहता हूँ, फिर उन्हें डायग्नोस्टिक्स रूम में ले जाता हूँ। पहले अंदर जाओ, चलो तुम्हारी फिटनेस लेवल्स चेक करते हैं। कैप्टन डिस्प्ले स्क्रीन देखता है। ए रैंक फिटनेस। रुको, बी रैंक। ये लगातार कम क्यों हो रही है? मेरा भाई पहले ए रैंक का हुआ करता था। ग्रीन शेड स्कॉर्पियन के जहर के असर के बाद उसकी फिटनेस ठीक नहीं है, जो सबसे खराब स्थिति में डी रैंक तक गिर जाती है। तो तुम्हारे भाई की किस्मत अच्छी है। सबसे अच्छी बात यह है कि उसके शरीर में अभी भी अपनी ओरिजिनल ए रैंक की सहनशक्ति बाकी है। डैम्पिंग सिस्टम लगाने की जरूरत नहीं है। अभी समस्या उसकी कमजोर फिटनेस और कम स्टैमिना है। डेरेक दाई, माथे पर बल पड़ते हैं। सही है। इसका मतलब है कि मैं अब और मिशन नहीं ले सकता। मैंने जो तरीका सोचा है वह काम करेगा। कंट्रोल कंसोल को सीधे ओवरहाल करो, उसे उसकी चलाने की आदतों के हिसाब से मॉड्यूलर बनाओ। इससे शारीरिक मेहनत कई गुना कम हो जाएगी। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम लड़ाई में माया युआन पर भारी पड़ते हो। तुम्हारा यह कंट्रोल पैनल बहुत ज्यादा एफिशिएंट है। जो मूव्स हमें 1 दर्जन या उससे ज्यादा बटन दबाकर करने पड़ते हैं, तुम सिर्फ 2 में कर सकते हो। लेकिन एक बार कंसोल बदल गया तो तुम्हारी ड्राइविंग आदतें भी बदलनी पड़ेंगी। मुझे नहीं पता कि मेरा भाई इसे अपना पाएगा या नहीं। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरी फिटनेस सिर्फ डी रैंक है। यही तरीका है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसे मानना है या नहीं, यह तुम पर है। डेरेक दाई अपनी मुट्ठी भींचता है। मैं तैयार हूँ। कंगाल होने से ज्यादा मुश्किल क्या हो सकता है? बस दोबारा सीखना ही तो है ना? मैं तब तक ट्रेनिंग करूंगा जब तक सीख ना जाऊं। तो इस ओवरहाल के लिए हम किस इंजीनियर को हायर कर रहे हैं? क्या हम एक मैक्स के लिए 1 लाख स्टार कॉइन्स खर्च कर सकते हैं? मैं ओवरहाल करूंगा। 1 लाख स्टार कॉइन्स तो 1 लाख स्टार कॉइन्स ही होते हैं, और अगर तुम्हारे पास ज्यादा पैसे हैं और तुम देना चाहो तो 5 लाख स्टार कॉइन्स दे दो। यह भी ठीक है। डेरेक डी, मैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट भेज दूंगा। अगर सब सही लगा तो आगे बढ़ो और पहले पेमेंट कर दो। इसे पूरा करने में लगभग 1 हफ्ता लगेगा। अगर मेरा मेका सही बन गया तो मेरी स्क्वाड के साथियों को भी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ सकती है। हमारी टीम के 8 लोग घायल हुए थे, और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जो ग्रीन शेड्स बिच्छुओं की वजह से जख्मी हुए हैं। मैं इसके लिए कई सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल हुआ हूं। चलो बात करते हैं कि हम उन हीरोज की मदद कैसे कर सकते हैं जो अभी परेशानी में हैं। हम इन हीरोज को वापस खड़ा होने में मदद करेंगे, और किसी को पीछे नहीं छोड़ेंगे जिसे मदद चाहिए। तुम्हारे स्क्वाड के साथी, तुम्हारे साथी मरीज, तुम्हारे दोस्त, यह बहुत शानदार होगा। मैं उनके दर्द को अच्छी तरह समझता हूँ। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। अपना ख्याल रखना। मैं खुशी से गुनगुनाने लगता हूँ। ट्रेवर जुआंग मुझे उत्सुकता से देखता है। तुम एक मेका को ठीक करके कितना कमा सकते हो? कम से कम 10,000 का मुनाफा, और उसके बाद मुझे खुद मॉडिफिकेशन करने की जरूरत भी नहीं है। बस पार्टनर फैक्ट्री को काम दे देता हूँ। क्या यह पूरी तरह से मुनाफा ही नहीं है? लियो, अगर मैं अपना करियर बदलकर तुमसे मेका ठीक करना सीख लूं तो कैसा रहेगा? क्या बहुत देर हो चुकी है? अभी तो मेका रिपेयरिंग मेरा बस एक साइड हसल है। अगर तुम इसके बजाय मुझसे लड़ने की तकनीकें सीखो तो तुम भी अच्छे पैसे कमा सकते हो। ट्रेवर जुआंग अपना सिर खुजलाता है। तुम सच में कमाल के हो। बस एक अच्छा डिजाइन तैयार करो, और पैसे अपने आप आते रहते हैं। तुम्हारा दिमाग इस काम के लिए नहीं बना है, इसलिए कोशिश मत करो। लियो, तुम्हारे मेका रिपेयर का क्या चल रहा है? मैच के लिए निकलने का समय हो गया है। सब तैयार है। मुझे टिकट मिल गए हैं। चलो अब चलते हैं।
एरिना Y34 की तरफ। क्या तुम्हें अपने खुद के मैच के लिए नहीं जाना है? क्या तुम समय पर पहुंच पाओगे? मेरा मैच तो कभी भी हो सकता है, लेकिन आज लियो का पहला मैच है और अगर मैंने इसे मिस कर दिया तो मौका हाथ से निकल जाएगा। मैंने फैसला किया है कि मैं आज अपना मैच छोड़ रहा हूं। मैं आज लियो का चीयर लीडर बनने वाला हूं। माई वान हैरान होकर रुक जाती है। कैप्टन, आप क्यों आए हैं? साइलेंट ब्रीज का मैच देखने लायक होता है। आज फ्री टिकट मिल रहे हैं। इसे मिस करना गलत होगा और सबसे जरूरी बात, मुझे लियो के लड़ने के तरीके को स्टडी करना है। इस तरह मैं उसके ट्रेनिंग प्लान को बेहतर बना पाऊंगा। जल्दी ही एरिना पूरी तरह से भर जाता है। ज्यादातर लोग यहाँ साइलेंट ब्रीज के लिए आए हैं। साइलेंट ब्रीज सच में सबका मुख्य आकर्षण है। अगर लियो जीतता है तो साइलेंट ब्रीज से जो टिकट की कमाई होगी वह सीधे उसकी जेब में जाएगी। वह आज बहुत खुश होगा। मेरे फैंस को पसंद है कि मैं उनके साथ ऐसा बर्ताव करूं। साइलेंट ब्रीज नीचे मेरे इमॉर्टल डॉन की तरफ देखता है। तुम डी रैंक का मेका चला रहे हो, मेरा ये रैंक का है। बीच में बहुत बड़ा गैप है। मुझे बुली करना पसंद नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे मेका को बहुत ज्यादा नुकसान न पहुंचाऊं। अगर तुम टिक नहीं सकते तो हार मान लेने में कोई बुराई नहीं है, जरूरत नहीं है। वैसे ही लड़ो जैसे हमेशा लड़ते हो। मेरे लिए कोई कसर मत छोड़ना और मैं भी हार नहीं मानने वाला। साइलेंट ब्रीज थोड़ा हैरान दिख रहा है। दर्शक दीर्घा में सूट पहने एक आदमी तारीफ भरी आह भरता है। ब्रीज और भी ज्यादा हैंडसम होता जा रहा है, लेकिन उसके जूतों के तलवे जो उसने चलते हुए दिखाए थे वे बहुत ही सादे थे। अगली बार लाल तलों वाले जूते पहनना, इससे उसका स्टाइल और क्लास और भी उभर कर आएगी। ओ, और मैदान के उस पार वो मेका काफी स्टाइलिश दिख रहा है। उसके डिजाइनर से बात करो। हमारे क्लब में एक नया खिलाड़ी डेब्यू करने वाला है और पक्का करो कि उसे तमीज की और ट्रेनिंग मिले, और मैनेजमेंट ट्रेनिंग भी। मैं नहीं चाहता कि हमारे क्लब का कोई भी सदस्य उस आदमी जैसा बने जिसे मैच शुरू होने से पहले ही पानी की बोतलें मारनी पड़ रही हों। जी बॉस, नोट कर लिया। तभी अनाउंसर की आवाज पूरे एरिना में गूंजती है। दोस्तों, इंटरस्टेलर मेगा टूर्नामेंट में आपका स्वागत है। साइलेंट ब्रीज ठंडे दिमाग और शांति के साथ अंदर आता है, बिल्कुल किसी रईस की तरह, और अपने उस हैंडसम चेहरे के साथ पूरी भीड़ चीयर्स से गूंज उठती है। यह देखकर मैं तुरंत अपनी फाइटिंग पोजीशन में आ जाता हूँ। साइलेंट ब्रीज के चेहरे पर हल्की मुस्कान है। मैं तुम्हें शुरुआती 2 चालें देता हूँ। इस बीच मैं कैलकुलेशंस कर रहा हूँ। लाइट मेका स्पीड में तो अच्छे होते हैं, पर उनकी एक कमजोरी भी होती है। उनके सेंसर जॉइंट्स कम सुरक्षित होते हैं। ये वही जगह हैं जहां निशाना लगाना है। अगले ही पल मैं आगे स्लाइड करता हूं और दूरी कम कर लेता हूं। साइलेंट ब्रीज के मेका के जॉइंट्स पर लेजर कैनन से फायर करने के लिए उसे निकालता हूं। साइलेंट ब्रीज साफ लहजे में बोलता है, तुम एक औसत डी रैंक मेका से तेज हो, लेकिन एक ए रैंक लाइट मेका के मुकाबले तुम अभी भी बहुत पीछे हो। साइलेंट ब्रीज बड़ी आसानी और सफाई से स्पिन करता है। लगता है मेरे फैंस तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। मैं तुम्हें 2 और चालें देता हूं। यह कहकर वह हाथ हिलाता है और मुझे पहले हमला करने का इशारा करता है। चूंकि तुम मुझे कम आंक रहे हो, तो चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूं। इमोर्टल डॉन अपना दूसरा कॉम्बो सीक्वेंस एक्टिवेट करता है और पल भर में मेरे हाथ में एक भाला आ जाता है। तुम्हें लगता है मैं यहाँ भाले से खेलने आया हूँ? गलत। यह कैनन फायर खाओ। हा हा हा। ये रैंक मेका के लिए कोई हैरानी की बात नहीं। उसका बचाव भी उतना ही जबरदस्त है। भीड़ तुरंत उत्साह से भर जाती है। ये बच्चा तो पूरी तरह बर्बाद है। साइलेंट ब्रीज उसे कुचल रहा है। उसने अभी तक अपनी पूरी ताकत भी नहीं लगाई है। ट्रेवर जुआंग अपनी बात कहे बिना नहीं रह सका। यह तो बहुत ही शानदार है। तभी साइलेंट ब्रीज एक साइड से वार करता है जो मुझे सीधे जमीन पर पटक देती है। कैप्टन चिंतित दिख रहा है। वह बहुत तेज है। लियो इस राउंड में वाकई खतरे में है। अपने पहले ही मैच में इतने ताकतवर खिलाड़ी का सामना करना, यह उसके लिए मुश्किल है। साइलेंट ब्रीज मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराता है, फिर भी हार नहीं मान रहा। सच में हर कोई हमेशा किसी को सरेंडर करने के लिए मजबूर क्यों करना चाहता है? अगर तुम में स्किल है तो मुझे गिरा कर दिखाओ, वरना यह नाटक बंद करो। लियो का सपोर्टर होने के नाते मैं थ्रॉटल दबाता हूं और सीधे उसके ए रैंक मेका की ओर बढ़ता हूं। कोई ट्रिक नहीं। साइलेंट ब्रीज घबरा जाता है। यह कैसे हो रहा है? वह एक डी रैंक मेका से बुरी तरह हार रहा है। पलटवार तक नहीं कर पा रहा। सूट पहने आदमी अपना आपा खो देता है। यह हो ही नहीं सकता। ब्रीज वाकई एक डी रैंक मेका से मार खा रहा है। असिस्टेंट घबराहट में पन्ने पलटता है। हैंडबुक्स सेक्शन 399, हार के बाद पीआर रिस्पॉन्स। अरे नहीं, रुकिए मैनेजर, आपने मुझे ब्रीज के डी रैंक मेका से हारने का पीआर प्लान कभी नहीं सिखाया। मैनेजर चिल्लाने लगता है, तुम्हें ब्रीज कहाँ हारता हुआ दिख रहा है? ब्रीज, उसे मारो, पीछे मत हटो। पूरी एरिना में खलबली मच जाती है। एक बी रैंक मिडवेट मेका असल में एक ए रैंक लाइट मेका का पीछा करके उसे स्टैब करने में कामयाब हो रहा है। ये तो यकीन से बाहर है। मैदान में नीचे मैं दबाव बनाए रखता हूँ। साइलेंट ब्रीज, इसे आजमाओ। वही ट्रिक सिर्फ एक बार काम करती है। क्या ऐसा है? मैंने अभी खेलना बंद नहीं किया है। मैं करीब खिसकता हूँ, उसके ऊपरी शरीर पर हमले का नाटक करता हूँ। बिल्कुल जैसा सोचा था। साइलेंट ब्रीज चकमा देने के लिए रोल करता है और मैं इसी का इंतजार कर रहा था। मैं उसके सबसे कमजोर जोड़ पर एक जोरदार प्रहार करता हूँ। तुम्हें मेका को इस तरह स्टैब करना किसने सिखाया? तुम असल में कहाँ निशाना लगा रहे हो? सीधे तुम्हारी पीठ पर। तो फिर तुमने मेरे मेका के निचले हिस्से पर वार क्यों किया? यह बहुत गलत है। ये मंकी स्टील्स द पीस तकनीक है जिसे फेंट स्ट्राइक वेस्ट के साथ मिलाया गया है। छोटे कमीने, बस इंतजार कर। साइलेंट ब्रीज दहाड़ता है, अपना इंजन तेज करता है और सीधे मेरी ओर चार्ज करता है। मैं तुरंत पीछे हट जाता हूँ। क्या मेरा वार लगा? नहीं।
रुको, वह तो ऑफ ट्री इमेज है। तुम अपने मेका से ऑफ ट्री इमेज कैसे बनवा रहे हो? क्योंकि मेरा मेका कोई साधारण मेका नहीं है। अगले ही पल मैं एक शक्तिशाली प्रहार करता हूँ। साइलेंट ब्रीज के मेका के कमजोर जोड़ पर तुम बिल्कुल बेशर्म हो, मेरे आइडल को ऐसे स्टैब कर रहे हो। ब्रीज का हाथ निकल गया है। माँ युआन यह देखकर सदमे में हाँफने लगता है। कैप्टन भी उतना ही हैरान दिखता है। क्या वह कोई राज छुपा रहा है? ये एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। बहुत से लोग इसे पसंद भी कर रहे हैं। एक डी रैंक मेका ने अभी एक ए रैंक मेका का जोड़ उखाड़ दिया है। यही असली हेडलाइन है। साइलेंट ब्रीज अपना आपा खोने लगा है। तुमने वह कैसे किया? मेरे मेका का जोड़ कैसे निकाल दिया? और तुमने आखिर वू स्टाइल लीप में महारत कैसे हासिल की? मेरी प्रोफाइल आईडी देखो। अगले ही पल साइलेंट ब्रीज डिस्प्ले स्क्रीन की तरफ देखता है। वह उलझन में है। मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ। सही कहा, क्योंकि मैं तुम्हारा पूर्वज ही हूँ। और पूर्वज तो जाहिर है सब कुछ जानते ही हैं। साइलेंट ब्रीज आखिरकार समझ जाता है। तुम बस मेरे साथ मजाक कर रहे हो। बीप बीप बीप। चेतावनी, बैटरी 20% बची है। मैं थोड़ा हैरान हूँ। मैंने वो स्टाइल लीप का बस कुछ ही बार इस्तेमाल किया और इसने इतनी एनर्जी सोख ली। साइलेंट ब्रीज का हमला तेज है और उसके मेज के बढ़िया पार्ट्स की वजह से मैं पूरी तरह फंस गया हूँ। मुझे मौका मिलता है, मैं एक मुक्का मारकर उसे पीछे धकेलता हूँ और उस मोमेंटम का इस्तेमाल करके दूरी बना लेता हूँ। यह ऐसे नहीं चल सकता। मुझे फाइट अभी खत्म करनी होगी। मैं तुम्हारी आंखों पर निशाना साध रहा हूँ। मैं मैच की डिस्प्ले स्क्रीन पर सीधे एक भारी मुक्का मारता हूँ। क्या तुम हार मानना चाहते हो ताकि खुद को मार खाने से बचा सको? तुम सच में बहुत जिद्दी हो। तो फिर आगे जो होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। मैं अपनी एनर्जी के आखिरी भंडार का इस्तेमाल करके उसे पीछे धकेलता हूँ और सीधे उसके एनर्जी कंट्रोल यूनिट पर हमला करता हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए कितना अच्छा रहा हूँ और कितने लोग होंगे जो तुम्हारे लिए इस तरह अपना दिल खोल कर रख देंगे। उसका हर एक वार गहरा असर करता है। ऐसा लगता है जैसे उसके पास मेरे मैच के ब्लूप्रिंट्स हैं और उसके तरीके बहुत खतरनाक हैं। मैनेजर गुस्से से पागल हो रहा है। वह एक डी रैंक मैच से हार रहा है। मैनेजर, इसकी वजह से हम अपने फैंस खो देंगे। क्या हमें अब डैमेज कंट्रोल का प्लान शुरू नहीं कर देना चाहिए? मैनेजर चिल्लाने लगता है। क्या तुम हमें मरवाना चाहते हो? तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस आदमी से संपर्क करो जो मैं तुम्हारा पूर्वज हूं वाला है। कुछ भी करो, हम उसे साइन कर रहे हैं। उसका लड़ने का स्टाइल सबसे अलग है। वह हमारे क्लब को लुआशान ग्रह से पूरे अलायंस तक ले जा सकता है। समझ गया बॉस। पहली प्राथमिकता, मैं तुम्हारा पूर्वज हूं को वायरल करो। बकवास। पहली प्राथमिकता उसे साइन करना है। दूसरी बात, भले ही साइलेंट ब्रीज हार गया, उसने ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। वह शान से हारा है। उससे अभी संपर्क करो और जब वह बाहर निकले तो उसे मुस्कुराना होगा, ठीक से पेश आना होगा। दूसरी प्राथमिकता, ब्रीज को हार के बावजूद ठीक बनाए रखो। मुस्कुराओ, आराम से रहो। मैनेजर अपनी आंखें घुमाता है। बेवकूफ, जाकर उससे संपर्क तो करो। मैदान में मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि लाइट मैच वाकई बहुत नाजुक होते हैं। एनर्जी कोर में सिर्फ एक परत की शील्डिंग होती है। अगर मैं इसे फिर से डिजाइन करता तो मैं कोर को छोटा बनाता, एक बेहतर एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम जोड़ता और इसकी मजबूती बढ़ाता। तब यह इतना नाजुक नहीं होता। वह बाद में इसका मजाक उड़ाएगा। क्या मुझे भी मुस्कुराना पड़ेगा? साइलेंट ब्रीज दुखी महसूस कर रहा है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि वह हार गया है। मैनेजर ने कहा, शांत रहो, मुस्कुराते रहो। बाहर जाते समय भी, पर मेरा मन कर रहा है उसे जमकर गाली दूं। वो कमीना। मैनेजर ने कहा था, शांत रहो। चाहे वह तुम्हारी कोई भी चीज मांगे, तुम मुस्कुराना, शांत बने रहना। वह जो भी मांगे उसके लिए हाँ कह देना। शायद वह जल्द ही हमारे क्लब का मेंबर बन जाए। बॉस, मैं जबरदस्ती मुस्कुरा नहीं सकता। तुम्हारे पास अभी भी फैंस हैं ना? क्या तुम उन्हें अपने पास बनाए रखना चाहते हो या नहीं? साइलेंट ब्रीज के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। उसके फैंस ही उसकी लाइफलाइन है, उसकी कमाई का जरिया। ठीक है, अभी बाहर जाओ और देरी मत करो। एरिना स्टाफ तुम्हारे मेक को फील्ड से खींचकर ले जाने ही वाले हैं। मुझे साइलेंट ब्रीज की बर्बादी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सीधे उसके मेक के स्ट्रक्चर को चेक करने में लग जाता हूँ। यह मेक असल में एक सिंगल पार्ट के तौर पर बना है। साइलेंट ब्रीज आखिरकार हिम्मत जुटाता है और मुस्कुराते हुए कॉकपिट से बाहर आता है, सबको ग्रीट करते हुए। फिर वह मेरी तरफ मुड़ता हुए, फिर वह मेरी तरफ। तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझसे बात कर रहे हो? मैं तुम्हारे मेक को चेक कर रहा हूँ। इस मेक के डिजाइन में एक कमी है। इसके आर्म कंपोनेंट्स पूरी तरह जुड़े हुए हैं। तभी तो मैंने इसे एक ही वार में खत्म कर दिया। देखो, इसे ही ले लो किड। जो कुछ भी तुम्हारे हाथ लग गया वह अब तुम्हारा है। वापस देने की जरूरत नहीं। मुझे ये नहीं चाहिए। क्या तुम्हें मेक की आर्म नहीं चाहिए? सही कहा, मुझे ये नहीं चाहिए। एरिना स्टाफ आखिर हैं कहाँ? वे अब तक यहाँ क्यों नहीं आए? तो फिर एनर्जी सेल्स के बारे में क्या ख्याल है? मेरे पास बहुत सारी एनर्जी सेल्स हैं। तुम इन्हें रख लो। जो भी तुम हासिल करो वह तुम्हारा है। इसमें 6 एनर्जी सेल्स हैं। 30,000 स्टार कॉइन्स की एक। तुम्हें वाकई इनकी जरूरत नहीं है। यह सिर्फ 6 एनर्जी सेल्स हैं। मेरे पास और भी बहुत सारी हैं। तो फिर इसके में क्या? मुझे इसे तुम्हारे लिए वापस लगाने दो, बिल्कुल मुफ्त में। क्या इसका कोई अंत नहीं है? सही कहा था असिस्टेंट ने। भले ही वह तुम्हारा पूर्वज क्यों न हो, अगर वह तुम्हारा मेक मांग ले तो तुम्हें उसे प्यार से और इज्जत से दे देना चाहिए। साइलेंट ब्रीज जबरदस्ती मुस्कुराता है। यह सब तुम्हारा है। तुम्हारी जीत की लूट भीड़ तालियां बजाती है। साइलेंट ब्रीज कितना दरियादिल है, कितना कूल है। मैनेजर गर्व से मुस्कुराता है। देखा, जब तक वह काफी कूल है, वह कभी हारता नहीं है। स्टाइल कभी आउट ऑफ फैशन नहीं होती। यह मेक आर्म और यह एनर्जी कोर, इन्हें थोड़ा ठीक कर लूं तो ऑनलाइन बेचकर अच्छा पैसा कमा सकता हूं। ठीक है, तो मैं इन्हें ले लेता
लेता हूँ। छिंग्यू कप में क्या जो कुछ भी तुम गिराते हो वह विजेता का नहीं होता। साइलेंट ब्रीज के पास कहने को कुछ नहीं है। अगर तुम ऐसा कहते हो तो इसके साथ ही वह मुड़ता है और भीड़ के सामने झुककर सबको सलाम करता है। उसके फैंस जो उससे सवाल पूछने के लिए तैयार थे चुप हो जाते हैं। मेरा मेक डैमेज हो गया है, इसे रिपेयर के लिए वापस ले जाना होगा। मेरे आज के मैचेस यहीं खत्म होते हैं। उनके लिए साइलेंट ब्रीज अपने नाम की तरह ही शरीफ और शानदार है। कितना दरिया दिल है, कितना अच्छा बंदा है। तो फिर मैं सब कुछ ले लेता हूँ, जो मेरा है वो मेरा है। मैं आ भरता हूँ। मुझे चिंग्यू कप बहुत पसंद है। भीड़ अचानक भड़क गई। उसने सच में सब ले लिया। कितनी बेशर्मी है। तुम सब अभी भी क्यों गालियां दे रहे हो? तुम लोग पूरे मैच से गाली दे रहे हो। क्या तुम्हारा गला नहीं दुख रहा अब तक? यह सुनकर सब एक दूसरे को देखने लगे। तुम्हारा आइडल तो चला गया, तुम्हें भी जल्दी निकल जाना चाहिए। वह आज रात और नहीं लड़ सकता। उसका मेक खराब हो गया है। बाय बाय। ना ना ना। मैं एक लंबी सांस लेता हूँ और कॉकपिट से बाहर निकलता हूँ। दूर से मैं ट्रेवर जुआ को बड़बड़ाते हुए अपनी तरफ आते देखता हूँ। तुम पागल हो। 6 एनर्जी सेल्स 30,000 के हिसाब से ये 1,80,000 स्टार कॉइन्स हुए और ऊपर से 20,000 टिकट की कमाई। तुमने इस एक मैच से 2 लाख कमा लिए। मैं अपनी कलाई घुमाता हूँ और सीधा बोलता हूँ, इससे भी ज्यादा ऑनलाइन एक आर्म और एक एनर्जी कोर बिकने के लिए भी तो रखे हैं। वो कम से कम 50,000 और हैं। तो आज रात का टोटल करीब 2,50,000 स्टार कॉइन्स हो गया। ट्रेवर का मुंह खुला का खुला रह गया। कैप्टन मेरी पीठ थपथ पाते हैं। तुमने वह मैच बहुत शो ऑफ करते हुए लड़ा। साइलेंट ब्रीज के फैंस सोशल मीडिया पर पहले ही बाउंटी डाल दी है। बाहर निकलते समय संभल कर रहना। डर किस बात का? यह बस एक बाउंटी है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, मैं कहता हूँ बिना परेशान हुए। वैसे भी उन्हें यह भी नहीं पता कि मैं दिखता कैसा हूं। लेकिन तुम्हारी पर्सनल जानकारी लीक हो गई है। लोग तुम्हें सिर्फ गालियां देने के लिए ऐड कर रहे हैं। सच में? मैं अपना फोन निकालता हूं और चेक करता हूं। बस इतना ही, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं ये सारी नफरत अगले बंदे पर दोगुनी करके निकाल दूंगा। बहुत से लोग पहले से ही मुझे गाली देते हैं। थोड़े और से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैप्टन आह भरते हैं। क्या तुम अगला मैच लड़ रहे हो या नहीं? बेशक। मैं क्यों नहीं लड़ूंगा? मेरी आंखें टिकी हुई हैं। मुझे अभी भी अपने एनर्जी सेल्स रिस्टॉक करने हैं। मेरा प्लान आज रात और कई मैच लड़ने का है ताकि डैम्पिंग सिस्टम अपग्रेड के लिए पैसे जुट सकें। ली फैन रुको, ट्रेवर कहता है अपनी स्क्रीन पर तेजी से टाइप करते हुए। तुम्हारा अगला ओपोनेंट आ गया है, ब्लेज फिनिक्स, एक ए रैंक हेवी मेक। मुझे जोश महसूस होता है। एक हेवी मेक? अब यह दिलचस्प है। अपनी क्लोज कॉम्बैट स्किल्स को टेस्ट करने का अच्छा मौका। तुम्हारी एनर्जी 1% बची है। क्या तुम्हारे पास इसे बदलने का टाइम है? काफी टाइम है। 10 मिनट की तैयारी का टाइम है। मैं एनर्जी कंपार्टमेंट खोलता हूं और सेल बदलता हूं। लेफ्ट शोल्डर आर्मर फ्रेम थोड़ा डैमेज है। राइट नी जॉइंट 12% घिस गया है। रिपेयर की जरूरत है। कोई बड़ी बात नहीं है। अगले मैच पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मैं बाद में इसे ठीक कर लूंगा। ली फैन, तुमने कहा था कि तुम्हारा डैम्पिंग सिस्टम सिर्फ एस रैंक से नीचे ही काम करता है। लेकिन ब्लेज फिनिक्स एक ए रैंक का हैवी मेक है। बाएं हाथ पर तगड़ा डिफेंस, दाएं हाथ पर तगड़ा डैमेज। एकदम प्योर स्टेट मॉन्स्टर। तुम इससे लड़ने की प्लानिंग कैसे कर रहे हो? मुझे ये बताओ, एक हैवी मेक की कमजोरी क्या होती है? ट्रेवर कंफ्यूज होकर आंखें झपकाता है। ये भारी और धीमा होता है। बिल्कुल सही। तो इसी लॉजिक से जब तक मैं तेज दौड़ता रहूंगा वो मुझे हिट नहीं कर पाएगी। मैं कैप्टन की तरफ देखता हूं और हैवी मेक एनर्जी बहुत जल्दी खत्म करते हैं। लंबी लड़ाई में वो मुझसे ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी। थ्योरी तो सही है, लेकिन मुझे चिंता यह है कि तुम्हारा फिजिकल स्टेट सिर्फ डी रैंक है। तुम इस तरह ज्यादा देर नहीं टिक पाओगे। मैं कंट्रोल कंसोल को थपथ पाता हूँ, इसके साथ नहीं। मेरा स्टैमिना ड्रेन एक नॉर्मल डी रैंक पायलट से आधा है। चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। ब्लेज फिनिक्स की पायलट की जानकारी सामने आती है। नाम वीरालिन, अलायंस फर्स्ट एकेडमी की स्टूडेंट भी है। सोफोमोर, ए रैंक फिजिकल स्टेट। वीरालिन नाम जाना पहचाना लग रहा है। क्या वही नहीं है जिसने क्लास में प्रोफेसर के सामने बदतमीजी की थी? ट्रेवर पास आता है, उत्सुक होकर पूछता है, तुम उसे जानते हो? मैं अपना सिर हिलाता हूँ। असल में नहीं, मैं उसे नहीं जानता। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन है। एक बार मैं स्टेज पर आ गया तो मैं उसे हरा दूंगा। चलो चलते हैं, लड़ने का समय हो गया है। साइलेंट ब्रीज, तुम कितने लूजर हो। तुम सच में एक डी रैंक मेक से हार गए। क्या तुम जूनियर ईयर प्रैक्टिकल क्लास में फर्स्ट नहीं थे? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। उस आदमी की मत सुनो। दिखावा भाड़ में जाए। तुम मेक को अपने दुश्मन को कुचलने के लिए चलाते हो, नाचने के लिए नहीं। साइलेंट ब्रीज गहरी सांस लेता है। वो अलग है। ये इतना आसान नहीं है। वायरस मुस्कुराता है। ऐसा लग रहा है जैसे तुम डर कर पीछे हट गए। मैं उससे पहले निपट चुका हूँ। बिल्कुल सही समय है। मैं उससे अगला मुकाबला कर रहा हूँ। मैं उसे दिखा दूंगा कि हम दोनों के बीच कितना अंतर है। साइलेंट ब्रीज बहस नहीं करता। मजे करो। मैं घर जा रहा हूँ। बातें करना आसान है। देखना कहीं मैदान में उतरते ही हार मत जाना। अरे, ये अनजाने की हिम्मत मत करना, वरना मैं तुम्हारा हारने वाला वीडियो फैमिली ग्रुप चैट में डाल दूंगा। मैंने सुना है उस डी रैंक मेक ने पहले साइलेंट ब्रीज को बुरी तरह हराया था। देखते हैं कि ये बंदा सच में कितना खतरनाक है। ब्लेज फिनिक्स एक हैवी मेक है जिसके पास खतरनाक फायर पावर है। ये और एंसेस्टर वाला बंदा तो कबाड़ बनने वाला है। भीड़ की बातें सुनकर ट्रेवर नर्वस हो जाता है। ली फैन, प्लीज इसे खराब मत करना, अपना बचाव करना। जैसे ही स्पॉटलाइट स्टेज पर पड़ती है
होस्ट घोषणा करता है, ब्लेज फिनिक्स बनाम अर एंसेस्टर। खैर बच्चों, देखो मैं कितना पॉपुलर हूँ, तुम्हारे मेक को तोड़ना मेरे लिए आसान होगा। बाद में रोना मत, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा मेज भी खोलकर अलग करना चाहती हूँ। यह काफी महंगा लग रहा है, असल में रिसर्च के लिए काम का है। चलो देखते हैं कि सच में कौन ज्यादा ताकतवर है। मैं इयान जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, चलो पूरी ताकत लगा देते हैं भारी हथियारों के साथ। क्या तुम तैयार हो? आ जाओ। मैनेजर हैरान रह गया, वह देख रहा है, वह पगली। मैंने उसे पहले ही बोल दिया था कि इतनी आसानी से भारी हथियार बाहर ना निकाले, मुझे उसे साइन करना ही होगा। मुझे तुम्हारे कजिन का कॉन्टेक्ट इन्फो दो। इयान अपनी आंखें बंद करता है और हल्की सी मुस्कान देता है। वह एक सुंदर फिनिक्स नहीं बनना चाहती। इस बीच ट्रेवर भी हैरान है, वह शुरुआत से ही इतना आक्रामक हो रही है। कैप्टन देखता रह गया, पूरी तरह से हार मान चुका है। लानत है, मैं उसे बताना भूल गया कि भारी हथियारों वाली चुनौती स्वीकार न करे। जितने भी मैच मैंने लड़े हैं, मैंने कभी भी भारी हथियारों वाला मैच नहीं लड़ा। ब्लेज फिनिक्स बनाम उसका पूर्वज आधिकारिक तौर पर शुरू होता है। मैं तुम्हें उड़ा दूंगी। मेरी एड़ी के नीचे वीरा का तोप का गोला जबरदस्त ताकत के साथ लगा। आधुनिक भारी हथियार 300 साल पहले की तुलना में कहीं ज्यादा ताकतवर हैं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि टाइटन्स की जंजीरें मौजूद हैं। डायनेमिक फायर पावर रिस्ट्रिक्शन एक्ट। भीड़ शोर मचा रही है। पूर्वज को टुकड़ों में उड़ा दो। तुम सिर्फ चकमा ही दे सकते हो। जो पायलट छोटे हथियारों में माहिर है, जरूरी नहीं कि वह भारी हथियार भी अच्छा चला ले। बॉर्डर उसे घमंडी होने दो, फिर हंटर एक शॉट में खेल खत्म कर देगा। वीरा फिर से फायर करती है, बुरा नहीं है, तुम्हारे पास कुछ स्किल तो है, तो दो और लो। मैं जल्दी से अपनी मॉडिफाइड लेजर कैनन निकालता हूँ। तुम्हारी दयालुता के लिए बहुत शुक्रिया। कंट्रोल में है, तुम्हारा निशाना थोड़ा ज्यादा ही जल्दी में है। तुमने मुझे डरा दिया था, अगर तुम मुझ पर नरम नहीं होते तो मुझे पक्का चोट लग जाती। लाइफॉन, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं इधर उधर घूमना बंद करता हूँ और सीधे उसकी तरफ एक लेजर बीम चलाता हूँ। नहीं, तुमने गलत समझा, वह एक सच्ची तारीफ थी। तुम मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं आज तुम्हें पीसकर कबाड़ बना दूंगी। अच्छा है, वह अब पूरी तरह से शामिल है। उसे पहले गुस्सा करने दो। कितना महंगा स्टाइल है हमले का। ये मुझे कुछ याद दिलाता है। कोई और भी है जो इतना अमीर है? ओ माय गॉड, उसने सबको चकमा दे दिया। उसे एक बेहतर मेज दिलाओ, वह और भी ज्यादा ताकतवर होगा। मुझे इसे साइन करना ही होगा। हमारा पूर्वज वाला बंदा। तुम्हारा कजिन फायर कर रहा है, बंद करो। आज लगभग 10 लाख स्टार कॉइन्स के बराबर शॉट्स चल चुके हैं। उसका परिवार बहुत अमीर है। उफ, इस बंदे को साइन करने के लिए कैसी डील करनी होगी? इयान अपनी मुट्ठी भींचता है, लेकिन उसे मानना ही होगा। ये अब तक का सबसे शानदार शो है जो उसने देखा है। सिस्टम अलर्ट, एनर्जी 18% पर है। रुको, वीरा, क्या तुम्हारे परिवार के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं हैं? मेज को कई जगह से नुकसान हुआ है। रिपेयर का खर्चा कम से कम 1,50,000 स्टार कॉइन्स है। अगर यही हाल रहा तो आज की सारी कमाई डूब जाएगी। पर मैंने उसका ओपनिंग देख लिया है। धत तेरे की, मैं इतना घबराया हुआ क्यों हूँ? इसमें कोई हैरानी नहीं कि इयान इतनी जल्दी हार गया था। देखते हैं तुम इससे कैसे बचते हो। कोई रास्ता नहीं, इससे बचा नहीं जा सकता। इसे सीधे झेलने का समय आ गया है। मैं पूरी फायर पावर वेरा के एनर्जी कोर पर लगा देता हूँ, लेकिन साथ ही मुझे तगड़ा नुकसान भी होता है। लगता है मैं आखिर में इससे नहीं बच पाया। उसके एंसेस्टर के 3 अंग धमाके में उड़ गए। हार गया। वो जीत सकता था अगर उसका मेक थोड़ा और बेहतर होता। मैं जमीन पर बेदम पड़ा हूँ। राहत है कि ये खत्म हुआ। उस मैच ने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। शुक्र है डैम्पिंग सिस्टम का, वरना झटके की वजह से मेरा लंच बाहर आ जाता। बस मुझे कुछ सेकंड आराम करने दो। उसने अपना मेक अपग्रेड करते समय हार मान ली थी। मैंने उससे कहा था कि मटेरियल्स में कंजूसी मत करना, पर उसने मेरी एक न सुनी। कितनी बर्बादी है। आज की कमाई रिपेयर का खर्चा भी नहीं निकाल पाएगी। उसका फाइनल असेसमेंट कुछ दिनों में है। ये मेक खास उसी के लिए बनाया गया था। अब क्या कैप्टन, आपकी बचत शायद इसे झेल न पाए। लगता है मुझे रोज क्लब का जॉब ऑफर मानना ही होगा। रुको, ली फैन हिल रहा है। उसने हार नहीं मानी है। ब्लेज फिनिक्स ने अभी तक मूव क्यों नहीं किया? मैदान पर मैं अपने टूटे हुए फ्रेम को घसीटता हूँ, खड़ा होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ सेकंड बाद ही फिर गिर जाता हूँ। क्या वह अभी भी लड़ने की कोशिश कर रहा है? उसके पास बस एक हाथ बचा है। वह अब भी हार नहीं मान रहा। कितना दिल छू लेने वाला है। मैं अब उसका फैन बन गया हूँ। क्या यह वही 300 साल पुरानी महान भावना है जो आखिरी लड़ाई तक हार नहीं मानती? बहुत ही शानदार। उसे साइन करना ही होगा। उसे सबसे बेहतरीन में खरीद कर देना होगा। पूरी भीड़ चिल्ला रही है, ब्लेज फिनिक्स, उसे जाने दो। सारी इमरजेंसी पावर को डाइवर्ट कर रहा हूँ। हैंड कंट्रोल मॉड्यूल को सिंगल्स आर मॉड पर स्विच कर रहा हूँ। यह फिर फेल हो गया। मॉड्यूल में खराबी। खुद को याद दिलाना होगा, बाद में इसे ठीक करना है। चलो चलो जल्दी। अब मेरा नुकसान होगा या फायदा, यह स्पीड पर निर्भर करता है। मॉड्यूल स्विच पूरा हुआ। मैं चैन की सांस लेता हूँ। फिक्स कर दिया। फिर से उठो अमर सुबह। भीड़ झूम उठती है और शोर मचाती है। इस बीच मैं चुपचाप जमीन पर बिखरे हुए पुर्जों को इकट्ठा करना शुरू करता हूँ। भीड़ हैरान है। वह क्या कर रहा है? क्या वह सच में मैच के बीच में ही सामान बटोर रहा है? हर एक टुकड़ा जो मेरे मेक से गिरा था, हर एक बोल्ट हाई ग्रेड मटेरियल है। मैं एक एक पेंच वापस ले रहा हूँ। अगर मेरे पास थोड़ी और एनर्जी बची होती तो मैं उड़ उड़कर सब उठा लेता। अरे, ये दोनों पैर अब मेरे हैं। सब हाई ग्रेड मटेरियल है। मुझे ऐसे पैरों की जोड़ी चाहिए जो फ्लोलाइट कैनन का वार भी झेल सके, जो भी मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। मैं इसे बेच दूंगा। इससे रिपेयर का खर्चा तुरंत निकल आएगा। रुको, उसने अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया?
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके विजुअल सेंसर अभी तक ऑन नहीं हुए हैं? यह तो शर्म की बात होगी। सेंसर हब डैमेज हो गया है। पहला रिफ्लेक्स एक्स या एल दबाओ। धत तेरे की, मैं भूल गया। मेरे सामने एक खराब मेका पड़ा है। उसके बगल में वे दो लाल पैर जाने पहचाने लग रहे हैं और एक हाथ भी। मुझे इस दुनिया से नफरत है। क्या इयान मुझे खुद को नीचा दिखते हुए देखने के लिए यहाँ है? तुम्हारे मेका को पूरी तरह से खोल दिया गया है। तुम वापस लड़ क्यों नहीं रही हो? यह सुनकर वेरा रो पड़ती है। इयान, मेरा सेंसर हब टूट गया है। मैं अपना वॉइस कॉम वापस ऑन कैसे करूं? इयान, जो चुप हो गया था, कॉल काट देता है। इस मेका में वाकई स्पेस फोल्डिंग तकनीक है। 3 क्यूबिक मीटर की जगह 30 गुना बढ़ गई है। अंदर लगभग 30 फ्लोलाइट तोप के गोले भरे हैं। क्या इसे ही कैश पावर कहते हैं? 10 मिलियन से ज्यादा की कीमत बहुत महंगा है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही इसे लेने की। मैं कॉकपिट को थपथ पाता हूँ। बस हार मान लो। तुम्हारे मेका के पास तो अब पैर भी नहीं बचे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अभी तक अपना वॉइस कॉम ठीक नहीं किया है? उसके अंदर का पायलट, उसका टीचर शायद दुखी होकर मर ही जाएगा। चुप हो जाओ बच्चे। एक बार मैं बाहर निकल जाऊं फिर तुम्हें देख लूंगी। ठीक है, बहुत हो गया। मेरा अलर्ट हो जाती है। तुम क्या प्लान बना रहे हो? मुझे इसे ठीक करने दो। आखिरकार मैंने ही तो इसे तोड़ा है। एक शब्द और मत कहो। मेरी थोड़ी बहुत शर्म अब और नहीं झेलेगी। मैं गुस्सा नहीं हूं। उसका मेरा मेका हाथ ले जाना, मैं इसे गलत नहीं मानता। तुमने पहले ही अपने पर्सनल अकाउंट पर पोस्ट कर दिया है। दिल टूटा हुआ, उदास, दम घुट रहा है, दुखी हूं। मैंने वह नहीं लिखा। मैनेजर झांग, तुमने मेरी पीठ पीछे क्या किया? मैं क्लब छोड़ रहा हूं और तुम कहती हो कि तुम गुस्सा नहीं हो। यह सिर्फ हथियार रखने की जगह है। तुम इसे रख सकती हो। मैं तुम्हारा एक फ्री मेका अपग्रेड का कर्जदार हूं। मुझसे सीधे संपर्क करो। मेरी आईडी 1145 है। मुझ पर भरोसा करो। सेम चीजों के साथ जो मेका मैं बनाऊंगा वह पक्का बेहतर होगा। भीड़ में मौजूद फैंस ध्यान से सुनो। किसी भी मेका अपग्रेड की जरूरत हो तो आईडी 114514 से संपर्क करें। आपका आदर्श या पूर्वज आपके लिए सबसे मजबूत, सबसे बढ़िया मेका बनाएगा। तो यह वही लड़का है जिसने मुझे हराया। मैं पहले ही परिवार के ग्रुप चैट में हंसी को देख सकता हूँ। इतने बेकार प्लेयर से हारना। बकवास बंद करो। वह हथियार रखने की जगह तुम्हारी है। इस मेका पर और जो कुछ भी तुम्हारी नजर में आए बस ले लो। तुमने स्टोरेज बे के बदले मुझे फ्री मेका अपग्रेड देने की बात कही थी। डील डन। ठीक है, डील डन। बस बकवास बंद करो और यह एक सौदा है। बस याद रखना, मैं अभी भी तुम्हें एक मेका अपग्रेड का कर्जदार हूँ। भीड़, जिसने उसके तीनों मैच देखे हैं। हंसी मजाक। एक सोलो मैच पायलट मैच अपग्रेड कर रहा है। क्या मजाक है? वो साफ सिर्फ सेल्स कमीशन के लिए फालतू की बातें कर रहा है। रहने दो, मैं अनफॉलो कर रहा हूँ। तुम बहुत बड़े नकली फैन हो। अगर तुम सच में उसे सपोर्ट करते तो वह जो कुछ भी करता तुम उसका साथ देते। वह इसे जबरदस्ती भी ले सकता था, लेकिन उसने फिर भी सही तरीके से ट्रेड करना चुना। वह बहुत अच्छा है। इसे देखकर मैं सचमुच रो पड़ा। ली फैन के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट की बाढ़ आ गई है। आधी उन लोगों की जो उसे गाली दे रहे हैं और आधी उनकी जो सच में मैच अपग्रेड करवाना चाहते हैं। ब्लेज फिनिक्स, चलो बैकस्टेज एग्जिट पर बात करते हैं। मैं तुम्हारा रिपेयर बे A1 पर इंतजार करूंगा। मैं तुम्हारा सामान फ्री में नहीं लूंगा। अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारा जवाब हाँ है। बस ये मत सोचना कि हम करीब नहीं हैं। अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं तुमसे कांटेक्ट कर लूंगा। सच में, क्या आजकल के बच्चे इतने शर्मीले हैं? चलो ठीक है, मैं मेज से नीचे कूदता हूँ। उफ, अब जाकर राहत मिली। मेरा टाइम मैनेजमेंट अभी भी एकदम सही है। स्टेज पर थोड़ा कम टहल लो और विज्ञापन पढ़ना कम कर दो तो तुम्हें इस तरह भागने की जरूरत नहीं पड़ती। कैप्टन, तुम जैसे अमीर आदमी को गरीबों की मेहनत समझ नहीं आएगी। हर क्लाइंट कम से कम दसियों हजार स्टार कॉइन्स देता है। यह सब जुड़कर काफी हो जाता है। बस बहुत हुआ। तुम्हें और कितने पैसों की जरूरत है? मैं जितनी मदद कर सकूंगा उतनी करूंगा। कैप्टन, अब मुझे इतना परेशान होते हुए और नहीं देख सकते। कैप्टन, आप बेस्ट हो। मुझे लगता है कि मुझे 1 करोड़ की जरूरत पड़ सकती है। कैप्टन हैरान रह गए। तुम सिर्फ 2 पैर और एक हाथ बदल रहे हो। इसके लिए 1 करोड़ का खर्चा। पुर्जों की कीमत तो इतनी नहीं है, लेकिन चूंकि कोई आखिर में मुझे पैसे देने के लिए तैयार हुआ ही है, तो मैंने सोचा कि डैम्पिंग सिस्टम को भी अपग्रेड कर लूं, एनर्जी कोर को नया बना लूं और वेपन स्टोरेज बे को भी तैयार कर लूं। कैप्टन का दिल बैठ गया। मेरे पास सिर्फ 10 लाख हैं। लेना है तो लो, वरना रहने दो। मैं तुरंत सुस्त हो गया। ठीक है, मैं हल्का सा हंसा। कैप्टन, आप मेरे जितने गरीब कब से हो गए? मैं अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट लिस्ट देखता हूँ। कैप्टन, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको 10 लाख उधार दूं? क्यों? क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ है? मेरी पर्सनल आईडी पर अब 999 से ज्यादा फ्रेंड रिक्वेस्ट्स इंतजार कर रही हैं। सबके मुंह खुले के खुले रह गए। मैं अपनी स्किल से कमाता हूँ, न कि फ्लाइंग किस और हार्ट के इमोजी बनाकर। ली फैन, हार्ट का साइन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। हर कोई ऐसा करता है। बिल्कुल नहीं। 300 साल बाद कुछ टैबलॉइड वाले कहेंगे कि मैंने अपनी खूबसूरती बेची थी। जितना मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही अजीब लगता है। बिल्कुल भी नहीं। कैप्टन पास आते हैं। अकाउंट को सही ढंग से मैनेज किया जा सकता है। बस वैसे ही लड़ते रहो जैसे हमेशा लड़ते आए हो, पहले जैसा ही। कैप्टन, आप बेस्ट हो। सच में आप किस बात से इतना डर रहे हो? यान परेशान है, कोने में खड़े इंसान को देख रहा है। मुझे सच में उस आदमी से नहीं मिलना है। उसने कहा था कि वह मेरे मेक को अपग्रेड करने में मदद करने के लिए इंतजार करेगा। वेरा, चिढ़ते हुए, तुम्हें पहले बताना चाहिए था। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आती।
अरे सुनो, मेरा तुम भी मैच देखने आई हो? हाँ, क्या इत्तेफाक है। इयान है ना? ब्लेज फिनिक्स तुम्हारी कजिन है, मैं उसकी पूर्वज हूँ। ट्रेवर वाकई हैरान दिख रहा है। क्या यह हेवी इंडस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूट की मिस लिन नहीं है? वेरा सोच रही है कि काश वह अभी कहीं जमीन में धंस जाती। बहुत बढ़िया, तुम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो। चलो साथ में देर रात का कुछ खा लेते हैं। नहीं हो पाएगा, मुझे और इयान को कहीं जाना है। ये कहकर वेरा इयान को खींचती है और जल्दी से वहां से निकल जाती है। तुम वहां क्या बकवास कर रही थी? क्या तुम बस ये नहीं मान सकती थी कि तुम ही ब्लेज फिनिक्स हो? मैं नहीं चाहती कि उसे पता चले। मेरी मदद करो और इस बात को संभाल लो। कहो कि मेरी माँ मेरे इतनी कम उम्र में डेटिंग करने को लेकर परेशान है, इसलिए तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का नाटक कर रहे हो। कह दो कि ट्रेवर मुझे पसंद करता है, इसलिए ऐसा है। हे भगवान, अब मुझे हर चीज के ऊपर से तुम्हारे बॉयफ्रेंड होने का नाटक करना पड़ेगा। शिकायत करना बंद करो। मैं तुम्हें इसके बदले एक रॉक बोन वर्म दूंगी। ठीक है, वैसे भी फाइनल आने वाले हैं। एक बार ब्रेक शुरू हो जाए तो हम कह देंगे कि तुमने मुझे छोड़ दिया। ये पिछले 2 दिन बहुत भागदौड़ भरे थे, फिर भी अजीब तरह से सुकून देने वाले थे। मुझे जल्दी से अपना मेक रिपेयर करना है। शुक्र है मुझे सारे टूटे हुए हिस्सों के लिए सही रिप्लेसमेंट मिल गए हैं। कैप्टन, चिंता से भरे हुए लीप हान, हमें बताओ अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए। मेक का प्रैक्टिकल एग्जाम 2 दिन में है और तुम यहाँ अपने मेन बैटल मेक को कबाड़ के ढेर में बदल रहे हो। मेरी बात मानो, बस कैप्टन और ट्रेवर के ओरिजिन जीरो मेक से उनके हाथ पैर उधार लेकर अपने पर लगा लो। पहले एग्जाम तो पार कर लो, उसके बाद आराम से अपग्रेड करते रहना। ठीक है, तुम्हारा लक्ष्य एग्जाम के लिए मेक को फिर से बनाना है। फिर भी तुम एकदम सही ओरिजिनल पार्ट्स को अनदेखा कर रहे हो। रोज इन कबाड़ के टुकड़ों के पीछे पड़ना, यह पूरी तरह से मेहनत की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। ये कबाड़ नहीं है। इन पुराने हो चुके मेक से निकले मटेरियल, उनकी मेटल की शुद्धता और मजबूती मेक के स्टैंडर्ड फैक्ट्री पार्ट्स से कहीं ज्यादा है। मैं इसे पूरी तरह खोलकर फिर से बनाना, रिफाइन करना और अपने मेक पर लगाने की योजना बना रहा हूँ। इससे इसकी लड़ने की ताकत पूरी तरह बढ़ जाएगी। तुमने अभी हाल ही में उन मेक अपग्रेड जॉब्स को लिया था और ढेर सारे स्टार कॉइन्स कमाए थे। उन पैसों से नए ब्रांड के पार्ट्स क्यों नहीं खरीद लेते? मैंने उसका एक एक सिक्का पहले ही खर्च कर दिया है। अभी सिर्फ फ्रेम को ठीक करने में ही मेरा ज्यादातर फंड खत्म हो गया है। फ्रेम की जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी और लोड बियरिंग आर्मर, इन सबको एक साथ बहुत बारीकी से एडजस्ट करने की जरूरत है। जो बचा है वह सब कुछ बेस्ट क्वालिटी के सामान से बदलने के लिए काफी नहीं है, वरना मैं पुरानी चीजें ढूंढकर उन्हें जोड़ने के लिए इधर उधर नहीं भागता। एक असली मेक इंजीनियर कभी समझौता नहीं करता। मेक मेरे हिसाब से ढलना चाहिए, न कि मैं उसके हिसाब से। मुझे तो बस कबाड़ के ढेर नजर आते हैं। कबाड़ में मिले मेक के पुराने पार्ट्स, हथौड़ा चलाना, एडजस्ट करना, पूरी रात इसी में लगे रहना। एग्जाम की तैयारी की कोई फिक्र ही नहीं दिखती। मैं तुमसे हार मान चुका हूं। तुम सच में इस क्लब के सबसे जुनूनी और सबसे ज्यादा पैसे बर्बाद करने वाले इंसान हो। पैसे कमाने का असली मकसद ही अपने मेक को परफेक्ट बनाना और खुद को और मजबूत करना है। अगर तुम मेक पायलट हो और उस पर पैसे खर्च नहीं करते, डरपोक बनकर खेलते हो, तो यह कोई असली पैशन नहीं है। जल्द ही एग्जाम का दिन आ जाता है। स्टार एरा 1020। ली फान ने मेक अलायंस सेंटर बनाया था, यही सही है ना? नहीं, वह स्टार एरा 1019 था और इसे यूनाइटेड स्टार अरब ब्यूरो के साथ मिलकर बनाया गया था। तो तुम सही हो। क्या तुम एग्जाम के दौरान चीटिंग करने की कोशिश कर रहे हो? वीरा का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। वह अपने दांत पीसती है, जवाब नहीं दे पाती। इस टर्म का मेक हिस्ट्री का फाइनल रिटर्न एग्जाम, सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मना है। हर तरफ सिर्फ पेपर एग्जाम होगा। एग्जाम के दौरान हाई प्रिसीजन सिग्नल डिटेक्टर्स चालू रहेंगे। छुपे हुए चीटिंग डिवाइस की सख्त चेकिंग। जल्द ही एग्जाम शुरू होता है। सवाल देखते ही सब एक पल के लिए जम जाते हैं, फिर सब एक साथ दुखी हो जाते हैं। एग्जाम चाहे कोई भी हो, किसी को भी पसंद नहीं होते। वो स्टूडेंट खिड़की के पास वाली तीसरी लाइन में तुरंत सामने वाली अलग सीट पर आकर बैठो। ठीक है, मैं जाता हूँ। इस बार मैं पक्का कम से कम 60 नंबर लाऊंगा और पास होऊंगा। मैं तुम्हें साबित करके दिखाऊंगा कि मैं बिना चीटिंग के पास हो सकता हूँ। जल्द ही एग्जाम खत्म होता है और सब कमरे से बाहर निकल आते हैं। वीरा बहुत परेशान दिखते हुए बाहर निकलती है। क्या तुम हर क्लास में 60 से ज्यादा नंबर लाकर पास होना चाहते हो? मेरी पर्सनलाइज्ड मेक थ्योरी ट्यूशन, एग्जाम की तैयारी, इनसाइडर एक्सेस, सीखने की गारंटी, पढ़ाने की गारंटी, हर जरूरी एग्जाम पॉइंट्स कवर किए जाएंगे। तुम तो बस फर्स्ट ईयर में हो। मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। मैं तुम पर भरोसा करके ट्यूशन क्यों लूं? मैं सच कहूंगी, सीनियर क्लब मेंबर्स खुद मेरे पास ट्यूशन के लिए आ चुके हैं। मैंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें समझने में बहुत देर लगती थी। उनकी समझ बहुत कमजोर थी। मैंने सीधे मना कर दिया। ठीक है, फिर मुझे तुम्हारा टेस्ट लेने दो। वह अपनी किताब खोलती है और एक कैलकुलेशन सवाल ढूंढती है। पूरे भरोसे के साथ मेरे सामने रखते हुए, इसे आजमाओ। बिना किसी झिझक के मैं उसे समझाना शुरू करता हूँ। रुको, इस बंदे के पास वाकई हुनर है। जिस तरह से तुम सीरियस हो और तुम्हारे पास वाकई कुछ असली काबिलियत है, मैं मान गया कि तुम मुझे पढ़ाओ। फालतू की बातें छोड़ो, मेरे साथ डेडिकेटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पॉड में चलो। ये किताबों को रटने से कहीं बेहतर है। तुम कभी लाइट मेक, ऑसिलेशन और आउटपुट डिफरेंशियल की थ्योरी को पूरी तरह समझ नहीं पाए। सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। आज हम पार्ट्स को खोलकर सीखेंगे। मैं खुद पार्ट्स अलग करूं? क्या तुम सीरियस हो? इस सेट को कम मत समझो। ये असली ए रैंक ब्लेज फिनिक्स फैक्ट्री के पार्ट्स हैं।
हाई ग्रेड इक्विपमेंट। औसत स्टूडेंट को कभी ऐसी चीज को इतनी बारीकी से देखने का मौका नहीं मिलता। पावर कोर के आउटपुट इंटरफेस को लोड बेयरिंग से मैच करना होता है स्ट्रक्चर, वरना कंपैटिबिलिटी में एरर आएंगे। तो इसके पीछे का लॉजिक यह है, किसी टीचर ने कभी इतना साफ नहीं समझाया था। एक रेगुलर क्लासरूम टीचर के पास वो फ्रंट लाइन कॉम्बैट मेक का अनुभव नहीं है जो मुझे मेरे पिछले जीवन से मिला है। जाहिर है वे इसे इतने अच्छे से नहीं समझा सकते। क्या तुम्हें यकीन है कि यह एक ठीक से बना हुआ कॉम्बैट मेक है? मुझे तो यह कबाड़ का ढेर लग रहा है जिसे बस जोड़ दिया गया है। इसका नाम स्क्रैप फिट रख देना चाहिए। ये 5 रंगों वाला पैच वर्क बहुत भद्दा है। क्यों न इस पर मैट कोट स्प्रे कर दो, इसे एक जैसा रंग दो। यह रंग बिरंगा पैच वर्क बहुत बुरा लग रहा है। इसमें वह बोल्ड भारी लुक नहीं है जो एक मेन बैटल मेक में होना चाहिए। परफॉर्मेंस की बात अलग है, परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा मायने रखती है। लुक्स की बात बेकार है। मैंने खुद इन लेग्स को चुना और अलग किया था। हाई टेम्परेचर रिकास्ट प्रीमियम मटेरियल, सही पॉइंट है। लगता है मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत कम थे। यह डिजाइन सबसे अलग है। मैक्सिमम रिकॉग्निजेबिलिटी। तुम यहाँ होशियार हो, आइडियाज से भरे हुए। मेरे पास स्टोरेज में काफी मैट मेक पेंट बचा है। जितना चाहिए उतना ले लो, इसमें शर्म करने की जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, अभी इसे लेकर आओ। क्या तुम चाहते हो कि मैं फुल सिस्टम परफॉर्मेंस टेस्ट चलाने में तुम्हारी मदद करूं? मेरी पायलटिंग बहुत स्मूथ और सटीक है। पार्ट्स को बेवजह नुकसान या घिसाव नहीं होगा। अभी टेस्ट रन की जरूरत नहीं है। ये पार्ट्स आसानी से नहीं मिले थे। अगर टेस्ट बैटल में नए कंपोनेंट्स खराब हो गए तो मेरे पास रिपेयर के लिए एक्स्ट्रा स्टार कॉइन्स नहीं है। मैं सच में नुकसान नहीं उठा सकता। इस सेमेस्टर का प्रैक्टिकल फाइनल एग्जाम, इसमें असल में क्या होगा? हमें किन सख्त नियमों का पालन करना होगा? असेसमेंट के 2 मुख्य सेक्शन हैं। टीम आधारित मिनरल रिसोर्स कलेक्शन, जिसमें फ्लेक्सिबल टीम रूल्स हैं। 4 लोगों की टीम टास्क पूरा करने के लिए एक साथ जुड़ सकती है। ओह, मैं तो मेका अपग्रेड्स में इतना डूबा था कि टीम बनाने के बारे में भूल ही गया। मैंने अभी तक किसी टीममेट से बात नहीं की है। एग्जाम में बस कुछ ही दिन बचे हैं और फर्स्ट ईयर क्लास के सभी लोगों ने पहले ही अपनी टीमें बना ली हैं। तुम पूरी तरह अकेले हो, कोई पार्टनर नहीं। ऐसा नहीं है कि कोई मेरे साथ टीम नहीं बनाना चाहता। बात सिर्फ यह है कि मेरी सोलो फाइटिंग पावर बहुत ज्यादा है। मैं अपने मेका को परफेक्ट बनाने और पावर बढ़ाने में इतना बिजी था कि मैंने कभी टीम की प्लानिंग के लिए समय ही नहीं निकाला। मैं जल्दी से एक टीम ढूंढता हूँ, उनमें से एक लड़का डींगे मारता है। मेरा फिजिकल स्टेट ए रैंक तक पहुंचने वाला है। यह मार्कस फैंग है। उसकी स्टैमिना मुझसे थोड़ी कम है, पर तुम सबके मुकाबले बेहतर है। चूंकि मुझे तुम सबके साथ टीम में फंसना ही है, तो मैं टीम लीडर बनूंगा। मार्कस हामी भरते हुए आगे बढ़ता है। तुम लीडर बनना चाहते हो, मेहनत का काम करने के लिए लड़ रहे हो। लीडर बनने का मतलब है मेहनत करना, भाग दौड़ करना और पैसे खर्च करना। तुम भी लीडर बनना चाहते हो। तुम जैसे डी रैंक वाले का क्या काम है यहाँ? बात समझो और अपनी औकात में रहो। लीडर को बीस्ट और लोगों दोनों से लड़ना पड़ता है। मार्कस मजाक उड़ाता है। तुम्हें क्या लगता है हम सब लीडर बनने के लिए क्यों लड़ रहे हैं? भूखे हो, लीडर के पास जाओ। लीडर ही रिसोर्स बांटता है। जो भी प्रॉब्लम एक टीममेट हल नहीं कर सकता, लीडर ही उसे सुलझाता है। मैं सही कह रहा हूं ना? तुम सही हो। लीडर के तौर पर मैं अपने टीममेट्स की पूरी जिम्मेदारी लूंगा। ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लीडर, हमें जो मिनरल्स आगे मिलेंगे, क्या वो इंडिविजुअल के पास जाएंगे या टीम के पास? साफ और सीधा, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। वैसे भी तुम्हें कुछ खास मिलने वाला है नहीं। शुक्र मनाओ कि तुम हमसे अपना हिस्सा नहीं मांग रहे। लीडर, मेरी गुजारिश है कि इसे टीम से बाहर निकाल दो। यह टीममेट्स के साथ ढंग से पेश नहीं आ रहा। किसी की चापलूसी करता है तो किसी को नीचा दिखाता है। टीमें पहले ही फिक्स हो चुकी हैं। कोई बदलाव मुमकिन नहीं है। हमारा मकसद फर्स्ट प्लेस आना है। चलो काम पर लगते हैं। लीडर, ऐसा लग रहा है कि वो रिसोर्स पैक्स लेने के लिए लाइन में लगे हैं। यह सुनते ही मार्कस तुरंत भीड़ में दौड़ पड़ता है। कुल 16 एनर्जी सेल्स। मैं भी रैंक का हैवी मेका चलाता हूँ। 4 सेल्स मुझे लगभग 4 घंटे देते हैं। मार्कस जारी रखता है। मेरा भी रैंक का लाइट मेका 4 सेल्स 5 घंटे चलते हैं। 4 सेल्स 2.5 घंटे। ली फैन का मेका डी रैंक का है। हम पहले हर किसी को 2-2 सेल्स देंगे। बाकी सेल्स मेरे पास रहेंगे। इन्हें सिर्फ काम करते समय ही इस्तेमाल करना है। मेरा वाला तो 2.5 घंटे देता है। क्या तुम्हारा मेका भी इतनी जल्दी एनर्जी खर्च कर देता है? गलत। सिर्फ एक सेल ही कम से कम 2.5 घंटे चलता है। एक महंगा डी रैंक मिक कम एनर्जी खर्च करता है। शायद मुझे बाद में तुम्हारा मिक चलाकर देखना चाहिए। मार्क्स का दिमाग तेज चलता है। जल्दी से रास्ता कवर करने के लिए डी रैंक मिक एकदम सही है। मेरा मतलब वो बिल्कुल नहीं था। हम पूरी देरली फान के मिक का इस्तेमाल बारी बारी से करेंगे। बस सब कुछ उसी पर रख दो। कैसा रहेगा? मेरा मिक मॉडिफाई किया हुआ है। यह लंबे समय तक चल सकता है। अगर तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो आपस में तय कर लो। हम अब निकल रहे हैं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम इसे संभाल लोगे? जल्द ही खुद देख लोगे। ओवेन ल्यू मिनरल्स कहाँ हैं? हम सब यहाँ कॉम्पिटिटर हैं। मैं तुम्हें क्यों बताऊं? बताने में क्या नुकसान है? यह जगह बहुत बड़ी है। ऐसा तो नहीं कि हम चारों मिलकर सब कुछ खोद लेंगे। ओवेन को बिल्कुल वैसे ही गुस्सा आ गया जैसा सोचा था। मुझे लगा था कि वह एग्जाम खत्म होने तक का इंतजार करेगा अपनी चाल चलने के लिए। ब्लेज क्रिस्टल, यह बुक में है। बेशक जो कभी पढ़ाई नहीं करता उसे ये नहीं पता होगा। मिक मटीरियल साइंस, पेज 88, फायर रेजिस्टेंट प्रोटेक्टिव मटीरियल्स वाला सेक्शन। क्या तुम्हें सच में बुक का सब कुछ याद है? ओवेन, चलो अभी चलते हैं। हिसाब बराबर करने का है वक्त नहीं है। तुम इसे स्मॉल टीम एग्जाम के बीच में नहीं आने दे सकते। देखते हैं क्या होता है।
शू अभी एक पल पहले तक बड़ा अकड़ रहा था। पता चला कि वो बस छिपकर मेरा इंतजार कर रहा था, मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। क्या मुझे जाकर पहले उसी से झगड़ा कर लेना चाहिए? मत करो, वो मेरी फसल है जिसे मुझे काटना है। मैं संभाल लूंगा। मुझे उम्मीद है कि मेरे पास आने से पहले वो और भी ब्लेज क्रिस्टल खोद लेगा। अगर मैं उससे अभी निपटा दूं तो ये फालतू की लड़ाई होगी। यह कोई फायदे का सौदा नहीं है। लीफान, तुमने क्या कहा? बाहर आओ। तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले। जो तुमने कहा वो सुनने के बाद वो अब और भी गुस्से में है। ओहो, अब तो वो फटने ही वाला है। मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। अब मुझे समझ आया कि पूरी क्लास में इतने सारे लोगों की आपस में दुश्मनी है और फिर भी सिर्फ तुम्हें ही टारगेट किया जाता है। मैं थक कर सांस लेता हूँ। क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि उसे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है? नहीं, इसलिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा परेशान करने वाले हो। ओवेन गुस्से से उबल रहा है। ली फान, अगर हिम्मत है तो कहीं मत जाना, यहीं मेरा इंतजार करो। तुम अकेले उन सबको एक साथ नहीं हरा सकते। अभी वो वक्त नहीं है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ। देखो, वो फिर से भड़क रहा है। कहा था ना कि ये उसकी दिक्कत है, मेरी नहीं। उसने मुझे काटने के लिए फसल कहा। वो इस बारे में गलत है। बेवकूफ तुम हो। अभी उसके पीछे जाना तुम्हें बेवकूफ बनाता है। साइड से ये सब देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। उसके अपने टीममेट्स को देखो, ठीक है, बहुत हो गया तुम्हारी तरफ से। मुझे लगता है कि तुम हमें लड़ाई में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तुम जानबूझकर ऐसा कर रहे हो, है ना? अगर मैं यह सब जानबूझकर करता तो मैं अपने लीडर को खतरे में क्यों डालता? उफ, तुम सच में मार खाना चाह रहे हो ओवेन। तुम बस एक डरपोक इंसान हो। तुम बार बार कहते हो कि तुम ली फैन को सबक सिखाओगे, लेकिन हमने तुम्हें असल में कुछ करते हुए नहीं देखा। अगर लड़ना है तो लड़ो, वरना पीछे हट जाओ। तुम्हारी नीयत खराब है। तुम चाहते हो कि हमारी दोनों टीमें एक दूसरे को खत्म कर दें, है ना? तुम्हारी टीम के साथ ही सही कह रहे हैं। तुम्हें अब टीम के साथ ही सही कह रहे हैं। ओवेन का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा है। बाकी सब बस हंस रहे हैं। ओवेन, तुम लगातार ली फैन के डी रैंक स्टैमिना की बातें कर रहे हो। क्या तुम वाकई डी रैंक वाले बंदे से डरते हो? वह आखिरकार अपना आपा खो बैठता है। मैं तुम में से किसी को भी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। और तभी ऊपर से एक मेक नीचे आ गिरता है। वाह, क्या यह सच में असली लड़ाई होने वाली है? ठीक वैसा ही जैसा ली फैन ने कहा था, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। वह अपना मेक बाहर निकाल रहा है। भागो भागो भागो। वह असल में मेक के अंदर क्यों जा रहा है? बहुत करीब है। अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। सब लोग अभी अपने मेक में जाओ। जेन, तुम और तुम्हारी फालतू बातें। एग्जाम अभी शुरू भी नहीं हुआ है और हम पहले ही एनर्जी बर्बाद कर रहे हैं। ली फैन, बाहर आओ। अगर हिम्मत है तो मुझसे सामने आकर लड़ो। ली फैन कहाँ है? उसका मेक कौन सा है? क्या ली फैन के पास अपना खुद का मेक नहीं है? उसका मेक किराए का है। वह इसे लगातार बदलता रहता है। सिर्फ कोई बेवकूफ ही उसके साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ेगा। जीते या हारे, नुकसान तो दोनों तरफ बड़ा होगा। क्या जबरदस्त मौका है। अफरात फरी फैलाने और कुछ हाथ लग जाए तो खिसकने का एक बेहतरीन मौका। शायद एक ब्रांड न्यूमेक का फायदा भी मिल जाए। बाकी सब लोग यहाँ से निकल जाओ। ली फैन, तुम रुको। फिर भी कुछ ही सेकंड बाद मैदान में सिर्फ उसी का मेक खड़ा था। मुझे बताओ, तुम में से ली फैन कौन है? उसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं यहाँ मौजूद हर मेक को उड़ा दूंगा। अरे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस तमाशा देखने आया हूँ। ओ, और कोई जल्दबाजी मत करना। इस साल की फर्स्ट ईयर क्लास अपनी मेहनत के लिए जानी जाती है, अपने भाईचारे के लिए। आखिर उन्होंने अभी एक साल से कम समय से ही मेक के बारे में सीखना शुरू किया है। शेड्यूल के अनुसार शुरुआती स्टेज में पहले माहौल को देखना होता है, फिर टारगेट्स को ढूंढना होता है। इस एग्जाम में 2 नए फीचर्स शामिल हैं। पहला, पूरी अलायंस के लिए एक लाइव इंटरस्टेलर ब्रॉडकास्ट जो स्टूडेंट्स के टैलेंट को दिखाएगा। दूसरा, कई ग्रेड लेवल एक साथ एग्जाम जोन शेयर कर रहे हैं, जिससे मुश्किल बढ़ गई है और सबकी काबिलियत की परीक्षा होगी। आइए अब साथ में असेसमेंट देखते हैं। जूनियर्स शांत और तरीके से काम कर रहे हैं। सोफोमोर्स फोकस्ड और मेहनती हैं। फ्रेशमैन, रुको एक मिनट। इतने सारे मैक्स एक साथ क्यों जमा हैं? क्या फ्रेशमैन ब्रॉडकास्ट फीड में कोई खराबी है? ऐसा लग रहा है कि वे लड़ने वाले हैं। कुछ तो गड़बड़ है। मैंने शुरुआत ऐसी बिल्कुल नहीं सोची थी। ली फैन कौन है? बीच वाला मेक लगातार पूरे समय ली फैन नाम के स्टूडेंट को ढूंढ रहा है। वे लड़ रहे हैं। अब यह असली लड़ाई बन गई है, एक के खिलाफ कई। वह ग्रे मेक मैदान में मौजूद हर मेक को चैलेंज कर रहा है। क्या हेडमास्टर ने यह नहीं कहा था कि फ्रेशमैन एकता और भाईचारे के बारे में है? शायद वह सिर्फ दिखावा था। आ लड़ाई, सब लोग एक साथ हमला करो। ली फैन को हमारे हवाले करो। मैदान में पूरी तरह अफरा तफरी मची है। दर्शक हैरान हैं। मौके का फायदा उठाने वाले लड़ रहे हैं। शरारती लोग इस हंगामे का फायदा उठा रहे हैं और कुछ अभी भी बस माइनिंग कर रहे हैं। ली फैन कहाँ छिपा है? अभी बाहर निकलो। अभी तुरंत बाहर आओ। तुम मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? उसी समय मैं तुरंत अपनी टीम के साथियों को फोन करता हूँ। अपनी जान खतरे में मत डालना। चलो पहले इस हंगामे को और बढ़ाते हैं। उन्हें अपनी एनर्जी खत्म करने दो। अगर तुम छिपकर ओवेन के मेक पर हमला कर सको तो और भी अच्छा। अगर कुछ गलत हुआ तो तुरंत वहां से निकल जाना। तभी कुछ ही दूर पर एक लेजर बैरल ओवेन पर निशाना लगाती है। कुछ ही सेकंडों में ओवेन के मेक का हाथ पूरी तरह से उड़ जाता है। यह किसने किया? फिर से मेरे मेक पर हमला कर रहे हो? क्या मरना चाहते हो? उसी समय वह चिल्लाते हुए कम्युनिकेशंस पर उस व्यक्ति को ढूंढ रहा है जिसने ऐसा किया। मैंने उसे देखा। वह बाईं ओर वाला नीला मेक था। वह ओवेन से भी बेकार है। किसी ने पहले उस पर हमला नहीं किया, फिर भी वह अभी भी दूसरे लोगों पर हमला कर रहा है। बिना सोचे समझे सब लोग उस नीले मेक पर गोलियां बरसाने लगते हैं।